अगर क्लास में जाहिर सी बात है ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो फिज़िकली बैठे होते हैं और ये हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है कि वो इधर से उधर शिफ्ट मार देता है। हम बैठे भी रहते हैं, सर भी हिलाते रहते हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं, आई कांटेक्ट भी बना रहता है, राइट, लेकिन मेंटली हम लोग कर नहीं पाते, है ना। 15-20 मिनट मैक्स हम और आप बना के रखते हैं कांटेक्ट। उसके बाद आप चाहते नहीं हैं कि आप चले जाएं कहीं, नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप माइंड आपका चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर जब आपको याद आता है, बहुत दूर चले जाते हैं, फिर आप याद आता है आपको कि अरे मैं तो क्लास में बैठा हूँ, तो फिर आप वापस आते हैं, राइट। फिर अगले 10-12 मिनट 15 मिनट फिर आप चलते हैं, फिर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब ये नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सीक्वेंसिंग पैटर्न है हमारे ब्रेन के काम करने का, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। हमें कोशिश ये करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लास में मेंटली भी, फिज़िकल तो है ही, मेंटली भी आप बने रहें ताकि कोई चीज़ आपकी स्किप ना हो। और अगर हो जाती है तो फिर हम इस ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल कर लेंगे। आप उन लेक्चर्स को बाद में भी जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी, ये पिछले उसका तजुर्बा बता रहा हूँ मैं, अनुभव अपना, कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर क्लास में ऐसा कब बोला था आपने, लेकिन बोला होगा तभी तो रिकॉर्ड हुआ होगा। प्रॉब्लम कहाँ हुई? सुनने में प्रॉब्लम हुई, उसका माइंड कहीं उसको चला गया होगा, मीन्स किसी पिक्चर को देख रहा होगा, कोई ट्रस्टी गेम खेल रहा होगा, कोई मैच खेल रहा होगा, थकान में हो सकता है वो नींद ले रहा हो, आँख खोल करके भी नींद ली जा सकती है ना। मछलियाँ जो हैं वो 24 घंटे में कभी सोती नहीं हैं, ऐसा मशहूर है कि 24 घंटे में मछलियाँ कभी सोती नहीं हैं, लेकिन ये बात गलत है, मशहूर गलत है ना, मशहूर हो गया है हमारे आपके बीच में, लेकिन ये गलत है। उनकी आंखें खुली रहती हैं, उनका ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो सो जाता है और एक हिस्से से वो काम करती रहती हैं, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा सो जाता है, फिर इस वाले हिस्से को जगा लेती हैं और फिर इससे काम करती रहती है। तो ऐसा लगता है 24 घंटे जो है वो जागी हुई है, वो 24 घंटे फिज़िकल बॉडी के साथ जागी हुई हैं, लेकिन माइंड उनका जो है वो हाफ पोर्शन रेस्ट कर रहा है और फिर हाफ पोर्शन उसके बाद रेस्ट करेगा। 8 घंटा ये करता है, 8 घंटा ये करता है 24 घंटे में से, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हम आप मछली बन जाते हैं, मछली योनि में चले जाते हैं और उस वक्त जो है वो हमारा ब्रेन सो जाता है, आंखें जागरी होती हैं, सर हिल रहा होता है, मुस्कुरा रहे होते हैं, नहीं। तो इसलिए जो है वो रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए, आपकी सेवा के लिए, आप लोग उसका इस्तेमाल जब चाहें, जैसे चाहें, जिस मोड में चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अटेंडेंस आपकी जो है वो, जब मैं क्लास में आऊँगा तब आपकी अटेंडेंस रजिस्टर पे मैं लेना शुरू करूँगा, राइट। और वो आप आइए, अब आप सब लोग जो हैं वो यहाँ पर बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं सब लोग, यानी कि आप सब लोग बड़े हैं, राइट। अब मतलब मैं इतने बड़े बच्चों को मैं टोका-टाकी आमतौर से नहीं करता, आमतौर से आपकी मर्ज़ी है, आप जब चाहो क्लास में आओ, बिना पूछे आओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर मी। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, दूसरे टीचर्स अपने बारे में बताएंगे आपको, मेरे बारे में आप दरवाज़ा खोलो और किसी भी टाइम आप क्लास के अंदर आ जाओ, एंट्री मारो, इत्मीनान से बैठो, बशर्त इस बात की है कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुर्सी खींच रहे हैं, मेज़ खींच रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए प्लीज़, है नहीं। आपको लगता है कि आपको कोई ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए। किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर से आप क्लास में लौट करके नहीं आएंगे। हो सकता है ना ऐसा कि भाई दोस्त का अचानक फ़ोन आ गया, है नहीं, ऊपर वाला ना करे कि उसका एक्सीडेंट हो गया, राइट, अब आप क्लास में नहीं आएंगे, राइट, तो उस वक्त आप बता के चले जाइए। अदरवाइज़ आपको किसी भी काम के लिए जाना है, मुँह धोने जाना है, आपको शिशु पोटी है, आपको कोई बहुत अर्जेंट कोई कॉल आई हुई है आपके घर से, है नहीं, तो आप बाहर जाइए, बिना बताए चले जाइए, उठिए चुपचाप, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उसके बाद आप चले जाइए, जा करके आप जो है वो वापस आ जाइए, राइट। तो आपकी रोका टोकी आने जाने में कोई रोका टोकी नहीं है, बिकॉज नाउ यू आर ए ग्रोन अप पीपल, ठीक है, एंड आई डोंट बिलीव इन रोका टोकी, ठीक है। अटेंडेंस आपकी चलती रहेगी, आप आते रहेंगे, आप पूरी क्लास में कभी भी चले जाएं उठ करके, फिर आ जाइएगा।
अटेंडेंस रजिस्टर आपका जब तक खुला हुआ है, इस बात को थोड़ा सा कान खोल के सुन लीजिए। अटेंडेंस रजिस्टर आपका जब तक खुला हुआ है, जब तक आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, चाहे आपका रोल नंबर निकल गया हो। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको? फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 15 और हम लोग हैं 48 पे। ओके, 50 हो गया, रोल नंबर ख़त्म हो गए। मैं आपसे पूछूंगा कोई रह गया है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए, सर रोल नंबर 16। राइट, रोल नंबर 16 प्रेजेंट लग जाएगी। ठीक है, एक बार रजिस्टर बंद हो जाएगा उसके बाद अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो ऐसा होता है, शुरू में स्टूडेंट्स आते हैं, आ करके पीछे पीछे भी जाते हैं कि सर प्लीज़ मैं 1 सेकंड ही तो लेट था, मेरे सामने ही तो आपने रजिस्टर ऐसे ही बंद किया था। ऐसा हो सकता है पूरे साल में हम लोगों के, है ना। तो आई एम वेरी सॉरी, फिर आपकी अटेंडेंस उस वक्त नहीं होगी। तो अपना टाइम भी मत वेस्ट करिएगा, और मेरी एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एनर्जी आप ही लोगों के लिए है नहीं। इस काम से ही मुझे तनख्वाह मिल रही है, इस काम से ही मैं खा रहा हूँ, इस काम से ही बॉडी में एनर्जी बन रही है, तो वो एनर्जी आप ही लोगों के लिए है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अगर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मेरे पीछे लगाओगे कि सर अटेंडेंस दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए सर, मेरी 2-3 दिन की क्लासेस पीछे भी रह गई हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? कोई परेशानी तो नहीं इसमें? राइट, आने जाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं? राइट, एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी का सब्जेक्ट थोड़ा वास्ट है। वास्ट मतलब, अगर वास्ट बोला हमने तो क्या मतलब हुआ इसका? बहुत फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है नहीं? कितना विस्तृत है? इतना ही विस्तृत है जितना मानव इतिहास है। जब से मानव है तभी से ही शरीर है, तभी से इतिहास है, तो इतना पुराना है। अब आप ज़रा सोचो कि इतिहास आपका छोटा है, मानव इतिहास छोटा है या बहुत विस्तृत है? बहुत विस्तार में है, बहुत विस्तृत है। राइट, जब वो बहुत विस्तृत में है तो ऐसे ही हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी बहुत विस्तृत है। राइट, मीन्स मोर और लेस ओवरऑल आइडिया आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और वो काम कैसे करती है, ओवरऑल आइडिया आपको जो है वो 900 घंटे में लगता है। कितने घंटे? 900 आवर्स चाहिए आपको उसके लिए। अच्छा, अभी हम लोग जिस कोर्स में बैठे हुए हैं इसका पूरा ड्यूरेशन आपके बीपीएड का, मीन्स बीपीएड सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 के बाद ख़त्म हो जाएगा। राइट, चारों सेमेस्टर्स मिला करके भी जो है वो 900 घंटे नहीं है। मैं आपको मतलब एक चैलेंज का सामना करवा रहा हूँ। राइट, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ठीक ठाक अंदाज में समझने के लिए आपको करीब 900 घंटे का कंटेंट चाहिए, और 900 घंटे हमारे पास है नहीं। 900 घंटे हमारे पास, वी डोंट हैव 900 आवर्स इन आवर होल ऑफ द बीपीएड कोर्स। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 मिला करके भी हमारे पास 900 घंटे नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, है नहीं, अल्टीमेटली वी हैव टू रिड्यूस द कंटेंट, इजंट इट? इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम जो हैं वो कंटेंट को कम कर लें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, कितना कम कर लें? 900 घंटे को कितना कम कर लें? तो भाई आपका एक मतलब लॉजिकल आंसर ये होगा कि भाई आधा कर लो। तो आधा कर लिया तो 450 घंटे। 450 घंटे भी नहीं है आपके पूरे चारों सेमेस्टर मिला करके। 50 मिनट का एक ही तो पीरियड है, आप सारे पीरियड कैलकुलेट कर लिएगा अपने हफ्तावारी। ठीक है, 28 नवंबर आपका लास्ट टीचिंग डे है। कितना? 28 नवंबर। जितने भी हफ्ते हों, जितने भी आपके पीरियड्स हों, कैलकुलेट कर लिएगा, आपके 450 घंटे की भी क्लास नहीं होगी।
अच्छा, अब कितना कम कर लें? बस इसका भी आधा कर लो, 250 घंटे। तो क्लास तो पूरी हो जाएंगी सारी, लेकिन क्या सारी क्लासेस एनाटॉमी की हैं? भाई एक सब्जेक्ट ही तो है, ठीक है नहीं? राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टाइम कम है और कंटेंट ज़्यादा है। टाइम कम है और कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। राइट। हमको 28 नवंबर तक जो है वो 100 घंटे पकड़ने हैं। 100 घंटे ऑफ लाइव टीचिंग एंड लर्निंग आवर्स, 100 आवर्स ऑफ लाइव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लासेस। मीन्स हमारा आपका इंटरेक्शन हो रहा हो, जिसमें मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हों, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बीच में इसमें होंगी, आप उसमें टेस्ट कर रहे हों, कुछ टेस्ट दे रहे हों, सेशनल्स दे रहे हों, राइट, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। हमको कम से कम 100 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? 100 घंटे भी नहीं मिलते हमको, लेकिन 100 घंटे वी विल ट्राई टू टेक आउट फ्रॉम वन वे और दी अदर वे। 100 घंटे हमारी पूरी कोशिश रहेगी जी जान से कि हम लोग 100 घंटे तो पकड़ेंगे हर हाल में। 900 घंटे की चीज़ को 100 घंटे में अब आपको कवर करना है। आपको क्या लगता है, एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने या नहीं है? हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, राइट। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? एक मकसद तो ये हो सकता है, मेरा एक लक्ष्य ये हो सकता है कि मैं आपको डरा दूँ, आप डर जाइए, क्लास मत आइए, सोचिए कि किसी और कोर्स में मैंने एडमिशन ले लिया होता। सोचने का अंदाज़ है अपना अपना, आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मेरा कतई ये मकसद नहीं है, कतई मेरा ये एम नहीं है कि आप लोग डरो। मेरा एम सिर्फ इतना सा है कि आपको सामने अपनी प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि आपके सामने चैलेंज क्या है, यानी ताकि हम उसके लिए अपने को तैयार कर लें। क्योंकि बहुत सी फोर्सेस आपको ये कहेंगी कि रेगुलर क्लासेस मत करो, क्योंकि कोरोना के बाद से क्लासेस का बहुत ऑन एंड ऑफ हो गया था। तो बहुत से फोर्सेस, वो फोर्सेस आपके ही दोस्त लोग होंगे, राइट। वो कहेंगे क्या पागल हो गए हो, इतनी क्लासेस कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इतनी क्लासेस करने की, रात में नींद भी सही से नहीं पूरी हो पा रही, सुबह इतने जाते हो और 2-2.5 घंटे हड्डियाँ घिस करके आते हो, और उसके बाद 11 बजे से फिर तुम्हारी क्लास शुरू हो जाती है, और फिर 2:30 बजे से फिर क्लास हो जाएगी तुम्हारी 4:30 बजे तक, 2:30 से 4:30। तो मीन्स तुम लोग इंसान हो या जानवर हो या गधा हो या घोड़ा हो, मतलब फिज़िकल एजुकेशन में तब से गए हो यार, तब से मिलते ही नहीं हो, तुम तो आँख ही नहीं मिला रहे हो, है नहीं। और मिलते भी हो तो ढीले ढाले से ऐसे करके बैठे रहते हो लचर पचर। पहले तो बड़े एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे डिस्कशंस में। ऐसा हाल हो जाएगा आपका, है ना। मीन्स 20-25 अगस्त तक लोडिंग हो जाएगी ना, धीरे धीरे जमा हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर लोडिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि चैलेंज बहुत बड़ा है आपके सामने, लेकिन चैलेंज हमें पूरा पता होना चाहिए। अगर हमको चैलेंज पूरा पता है तो हम बहुत आसानी के साथ जो है वो कामों को कर लेते हैं और बहुत अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। और अगर चैलेंज ना पता हो, प्रॉब्लम ना पता हो, तो होता क्या है, तो अलटप कभी इधर हाथ मार लेते हैं, कभी इधर हाथ मार लेते हैं, कभी कहीं, कभी जोश में बहुत ज़्यादा क्लासेस कर लेते हैं। और जब बहुत ज़्यादा क्लासेस करने की इच्छा होती है और टीचर नहीं होता तो गालियाँ बकते हैं कि टीचर आज नहीं है, आज मैं आया हूँ तो टीचर नहीं है। ऐसा भी होता है, राइट। तो ताकि हम और आप अपनी बैलेंस्ड लाइफ को गुजार सकें एज ए स्टूडेंट, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में और दूसरे कोर्सेज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको इस कोर्स में 60-70% आपको मेडिकल के सब्जेक्ट्स से पाला पड़ेगा, 60-70% मेडिकल के सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, किन्जियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे पूरे और सालों में, ठीक है। यही सारे सब्जेक्ट्स मेडिकल वाले भी पढ़ते हैं, मगर उनके यहाँ फिजिकल एक्टिविटी का कोई कॉलम नहीं है। मर्जी है खेलें खेलें, नहीं खेलें नहीं खेलें,
लेकिन आपके यहाँ क्या मर्ज़ी है? नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट है कोर्स की। यानी कि आपको 2.5 घंटा सुबह अपनी बॉडी चलानी है, फिर 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक अपनी जो है वो दिमाग चलाना है, फिर 4:30 के बाद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने गेम्स में बहुत सीरियस होंगे, वो अपने अपने ग्राउंड्स में जाएंगे, वो इंटरवर्सिटी की फ़िक्र करेंगे, वो कुछ डिफरेंट टूर्नामेंट्स की फ़िक्र करेंगे। राइट और रॉन्ग? करेंगे, राइट। फिर आप हड्डी घिसोगे, आप फ्री होगे 7:30 बजे शाम को, सही है, राइट। 7:30 बजे आप फ्री हुए, अब जाहिर सी बात है आपको थकान हो रही होगी दिन भर की, इतने में आपके दोस्त लोग भी आ जाएंगे, कमरे बहुत डिस्टर्ब करेंगे, बड़ा परेशान करेंगे, खींच खींच के ले जाएंगे, है नहीं? अच्छा, कल आपका सेशनल टेस्ट लगा हुआ होगा, अब आप रात में पढ़ोगे कि सुबह सोने की फ़िक्र करोगे, राइट? मीन्स ये पूरी हमारी लाइफ ऐसे चलेगी। तो आप जब 20-25 दिन की क्लास कर लोगे, अभी तो आप रिफ़्रेश्ड हो, राइट? जब 20-25 दिन की क्लास कर लोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है। जिस वक्त हम दम लगा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड, राइट, जो है वो हमको नए नए आइडिया सुझाता है। क्या आइडिया सुझाता है? माइंड को हमेशा जो है वो आराम चाहिए, हमेशा मुश्किल और आसान में से वो मुश्किल को छोड़ देता है और थोड़ा सा आसान वाले को पकड़ लेता है। यानी धूप में खड़े हैं तो पेड़ का साया ढूंढते हैं, पेड़ का साया मिल जाता है तो फिर कोई ऐसा पेड़ ढूंढते हैं जहाँ जिसके नीचे कूलर लगा हुआ हो, शायद वो मिल जाए, तो फिर उधर चले जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो हर वक्त हमारा माइंड आसानी ढूंढता है, ये हमारा शरीर आसानी ढूंढता है। तो 25-30 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद आप जो है वो थोड़ी आसानियाँ ढूंढना शुरू करोगे, जो कि मुश्किल काम होगा आपको यहाँ फिज़िकल एजुकेशन में। तो दूसरे कोर्सेज़ में और यहाँ के कोर्स में फ़र्क ये है कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी एज ए रिक्वायरमेंट करनी है और अच्छी खासी लेवल की करनी है। ऐसा नहीं है कि आराम आराम से कर लोगे, राइट? अच्छे खासे लेवल की आपको पढ़ाई भी करनी है, अच्छे खासे लेवल की आपको ग्राउंड पे जा कर के भी एक्टिविटी करनी है और अच्छे खासे लेवल के ढाबेबाजी भी करनी है। बगैर उसके क्या यूनिवर्सिटी का मज़ा। तो अब इन सारी चीज़ों में सिचुएशन कहाँ फिट बैठेगी, आप अपने को कैसे फिट बिठाओगे, ये आपको सोचना है। लड़कियों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कमरा नहीं मिलता। हॉस्टल का बहुत इशू है। कमरा नहीं मिलेगा, हॉस्टल की बात ही छोड़ दो, यानी 3 साल 4 साल एडजस्ट करके कहीं रह लीजिए, किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह लीजिए, वो एक अलग इशू है। मैं कह रहा हूँ वो एक इशू है बहुत बड़ा। इस डिपार्टमेंट से निकलोगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है नए बच्चों के लिए। जो पुराने से हैं तो कोई बात नहीं, रह रहे होंगे किसी भी तरीके से एडजस्ट करके। लड़कियों में वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लड़कियों के नंबर ऑफ़ लड़कियाँ जो हैं वो कम हैं और नंबर ऑफ़ रूम्स ज़्यादा हैं इनके पास, राइट? तो इनके यहाँ कोई इशू नहीं है, ये आराम से आती हैं, आराम से इनका अलॉटमेंट होता है, आराम से ये कोर्स पास करती हैं, आराम से चली जाती हैं, यानी हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि अगर 4 की कैपेसिटी है तो 6 लड़कियाँ रह रही होती हैं। लड़कों में अगर 4 की कैपेसिटी होती है तो 8 रह रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है, राइट? वो भी आपको फेस करनी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको दम लगाना पड़ेगा, और वो दम आपको जब तक आप इंटरनली खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा लंबे समय तक जो है वो फिज़िकल एजुकेशन की लड़ाई को लगातार लड़ते रहें। उसमें एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की है। क्यों? इसलिए क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस सब्जेक्ट। आप में से दोज ऑफ यू हु हैड बायोलॉजी इन देयर 11th एंड 12th, तो उनको तो थोड़ा बहुत शायद अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है हो सकता है उनको उनसे भी अच्छा समझ में आ जाए, लेकिन उनको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है नहीं? तो जिनके पास बायोलॉजी थी तो उनको थोड़ा आसान होगा समझना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास आर्ट साइड थी उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उनको भी बहुत अच्छा समझ में आएगा, यानी प्रोवाइडेड अगर वो एफर्ट्स लगा रहे होंगे क्लास में। तो अभी मैंने आपसे बात करी 100 घंटे पकड़ने की, राइट? दूसरे टीचर्स
की जो क्लासेस हैं एज़ पर दी शेड्यूल, तो दूसरे टीचर्स की जो क्लासेस हैं वो मेरे ख्याल से 40-45 घंटे की उनकी क्लास चलेगी एज़ पर दी शेड्यूल, है नी। अगर मैं भी एज़ पर दी शेड्यूल टाइम टेबल चलाऊँ तो हम भी 40 घंटे 35 घंटे चलाएंगे, मतलब चला पाएंगे, जबकि हमको चलानी है 100 घंटे, तो हमको यानी कि डबल एफर्ट मारना है, राइट। मैं बहुत सारे टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक क्लास अपनी दे दो, एक्स्ट्रा कहीं क्लास मिलती है तो वो एक्स्ट्रा क्लास, जब तक एक्स्ट्रा क्लास नहीं करेंगे हम लोग, जब तक हम पकड़ नहीं पाएंगे 100 घंटे, वरना तो 45 घंटे की क्लास है। पूरा सेशन आपका सेमेस्टर 1 जो है वो 45 घंटे का है, लेकिन हमें आपको पकड़ना है 100 घंटे, तब हम एक छोटा सा व्यू समझ पाएंगे कि हमारे बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। और ये भी हो सकता है कि सारे सिस्टम्स हम लोग ना कवर कर पाएँ, लेकिन फिज़िकल एजुकेशन में हमारे आपके प्रोफेशन में जितने सिस्टम्स हमारे जो हैं वो काम के होंगे, यानी फ्रंट लाइन सिस्टम्स हम उनको बोलते हैं। फ्रंट लाइन सिस्टम्स जैसे फॉर एग्जांपल आप बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रंट लाइन सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना। कुछ सिस्टम्स हैं हमारे, राइट, स्केलेटल सिस्टम हो गया। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है तो वो फ्रंट लाइन नहीं है, सर्कुलेटरी हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कुछ सिस्टम्स हमारे ऐसे होंगे जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, है नहीं, जैसे इम्यून सिस्टम, राइट। कुछ सिस्टम्स हमारे इस तरीके के होंगे जो फ्रंट लाइन सिस्टम्स नहीं होंगे, तो हम उन फ्रंट लाइन सिस्टम्स को बीच बीच में कहीं कहीं टच करते हुए चलेंगे, ताकि हमको एक जनरल आइडिया उसका हो जाए कि ये काम कैसे करता है। अदरवाइज़ जो हमारे फ्रंट लाइन सिस्टम्स होंगे वो 5-6 हैं, यानी अभी आपने नाम लिए, सर्कुलेटरी का नाम लिया आपने, रेस्पिरेटरी का नाम लिया आपने, मस्कुलर का नाम लिया आपने, स्केलेटल का नाम लिया, राइट, आपने डाइजेस्टिव का नाम लिया, तो 5-6 सिस्टम्स हैं हमारे पास। उन 5-6 सिस्टम्स को हम लोग बहुत अच्छे से जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, राइट। एनाटॉमी फिजियोलॉजी चूँकि प्योरली साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आप में से ज़्यादातर के लिए, राइट, इसलिए मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट प्लस सजेशन आपका ये है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर आप कॉपी अलग बना लेंगे, बीए बीएससी हम करके आए हैं तो हम लोगों के यहाँ वो कल्चर ख़त्म हो गया है नोट्स बनाने का। अरे हो जाएगी क्लास, अरे देखा जाएगा, अरे एग्ज़ाम से पहले ही तो पढ़ना है, तो एक रात पहले पढ़ लेंगे, तो वो भाई तू दिखा दे कि तू दिखा दे कि तू दिखा दे कि मेरे 3 पीछे के 2 रजिस्टर भर गए, वो देखे मैंने, ऐसे करके हम पास होते चले आए हैं अभी तक। लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको अगर वो वाला कल्चर चलाओगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी, राइट। तो मेरा आपको एक हम्बल सजेशन है और रिक्वेस्ट भी है कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक अलग रजिस्टर बना लीजिएगा। आपके सीनियर्स में से जिन लोगों ने अलग रजिस्टर बना करके एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ा, ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं बनाया है, आपके सीनियर्स में से वो लोग भी मिल जाएंगे, वो भी पास होकर चले गए। अगर आपका पास होने का मकसद है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, पास तो हम 20 घंटे में भी हो जाएंगे, 30 में भी हो जाएंगे। मेरा मकसद पास करना है ही नहीं, मेरा मकसद है आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझा देना। आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप सक्षम हो जाओगे उसमें, पास होना तो मैटर ही नहीं बचा, है नी, राइट। तो उसके लिए अगर आपको सक्षम होना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो एक अलग कॉपी होनी चाहिए जिसके डे टू डे बेसिस पे आप नोट्स बना लें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप देखेंगे खुद ही अपने आप 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अंदर गज़ब का चेंज होगा, गज़ब का, राइट। अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिस भी लेवल पे हो, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो 10 में से 1 होगी, किसी की 1.5 होगी, किसी की 0.5 होगी, हो सकता है कोई बिल्कुल ब्लैंक हो, मे बी किसी की हो सकता है 3 हो, राइट। मान के चलते हम 2.5 है एवरेज पूरी क्लास की, राइट। 3 हफ्ते के बाद आपकी ये जो है वो 5 हो जाएगी,
आपको खुद फील होगा। अच्छा, एक बार आपको मीन्स इस लेवल की एनाटॉमी अगर हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। और फिर आपको जो है वो एक नया मज़ा, क्योंकि ये माइंड की एक और कैपेसिटी है कि ये कोई भी नई चीज़ सीख लेता है तो इसको अंदर ही अंदर बड़ा मज़ा आता है। कोई चैलेंज ये पूरा कर लेता है तो इसको अंदर ही अंदर बड़ा मज़ा आ रहा होता है। नहीं, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल कोई कंडीशन से उभर जाता है सक्सेसफुली तो अंदर ही अंदर गुनगुनाता है, राइट। द सेम विल हैपन विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑल्सो। तो है विस्तृत, एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है, इसको हम लोग 100 घंटे में पकड़ने की कोशिश करेंगे, 100 घंटे में पकड़ने की कोशिश करेंगे। 100 घंटे भी हम लोग, जाहिर सी बात है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हम चलाएंगे। ग्रुप में सब लोग ऐड है, राइट। आपको उसमें वक्तन फ़वक्तन आपको जो है वो मैसेज जाते रहेंगे कि आपकी क्लास अब है, आपकी क्लास अब है, आपकी क्लास अब है, ठीक है नहीं। आपकी बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की यहीं पे क्लास होंगी सारी, ठीक है नहीं। आप जब भी आएंगे क्लास में तो आप यहीं आएंगे। ऑल योर टीचर्स विल कम हियर टू इंटरैक्ट विद यू, ठीक। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम लोग जो हैं वो एज ए चैलेंज देखते हैं, हमें कितना आता है, दूसरों के मुकाबले में नहीं, खुद आपका अपने से चैलेंज है, अपने से लड़ाई है। अपने से लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई है, दूसरे से लड़ाई बहुत आसान है। थोड़ी सी इनकी तबीयत ख़राब हो जाए अभी पटक लेंगे हम इन्हें, अभी ये सेहतमंद हो जाएं ये हमें पटक देंगे, कभी मौका लग गया पीछे से धक्का मार के फिर हमने इन्हें पटक दिया। तो दूसरे से तो बहुत आसान होती है लड़ाई, अपने से हर वक्त लड़ना, ये दैट इज़ द मोस्ट टफेस्ट जॉब। इसी वजह से हमारा मन जो है वो अपने से लड़ने के लिए नहीं कहता, हमेशा वो दूसरे से लड़ने के हमेशा तैयार रहता है। और उसकी लाइव एग्जाम्पल है, हर वक्त जब भी मौका मिलता है, पहला मौका छूटता नहीं है उसके हाथ से दूसरे की बुराई करने का। दूसरे से लड़ने को तैयार बैठा है ना, फौरन दूसरे की बुराई। अच्छा, कभी भी अपनी बुराई नहीं करता वो दूसरों के सामने, करता है क्या, लेकिन दूसरों की करता है। यानी कि दूसरों से कंपटीशन का कल्चर बन गया है। आपका दूसरों से कंपटीशन नहीं है, आपका आपसे कंपटीशन है। आज आपने जितनी भी एनाटॉमी सीख ली, क्या कल आप इससे बेहतर सीख पाएंगे, ये चैलेंज है। और इस चैलेंज को आपको मेंटेन रखना होगा, ठीक है नहीं। इसके लिए हम लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे, बीच बीच में अपनाते रहेंगे। हम लोग 100 घंटे एक दूसरे से इंटरेक्शन रखेंगे, ठीक है नहीं। मेरी क्लास में डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स इनवाइटेड होते हैं, सारे स्टूडेंट्स, राइट। जो मैसेज मैं आपको डालता हूँ वही मैसेज मैं सारे डिपार्टमेंट के सारे जितने भी होते हैं उनको सबको डालता हूँ। किसी को भी टाइम मिले, कोई बात हो, कोई क्लास में टीचर नहीं आ पाया है, वो आ जाए, आकर के पीछे बैठ जाए, जब उसकी क्लास का टाइम हो जाए वो वापस चला जाए। तो उसे पता रहता है कि एनाटॉमी सर की कब चल रही है, एनाटॉमी की क्लास, तो वो बच्चे आकर के बैठ जाते हैं। मेरे रिसर्च स्कॉलर्स आके कभी बैठेंगे, कभी चले जाएंगे, राइट। ललित कुमार आपके साथ एक बैठे हुए हैं येलो शर्ट में, राइट। ये इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट नहीं हैं, राइट, लेकिन इनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखने का शौक़ है। पिछले साल भी ये पूरे साल हमारे साथ बने रहे। इस साल भी इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर आपकी जब क्लास हो तो आप प्लीज़ हमको बता दिया करिए। तो आज फिर बैठे हुए हैं और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरे क्लास में। मीन्स अपना अपना शौक़ होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट, इनकी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, राइट। बस इनको अंदाज़ अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का, मेरे बात करने का, समझाने का, तो बैठे हुए हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट। वैसे ये एक जिम में जो है वो ट्रेनर हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेनर हैं और ख़ुद एक अच्छे जो हैं वो फिज़ीक के खुद मालिक हैं। आप लोग इनसे बात करिएगा तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन ऑल्सो। आपके क्लास के नहीं हैं लेकिन एनाटॉमी की क्लास में आपके साथ हैं, ऐसे बने रहेंगे।
तो ये मेरी क्लास जो है वो सबके लिए ओपन है, मतलब पूरे डिपार्टमेंट के लिए ओपन है। बाहर से कोई आके बैठना चाहता है वो भी बैठे। हाँ, जो शर्तें मेरी हैं वो शर्तों पे बैठना होगा। डिस्टर्ब नहीं करो, जब चाहो तब आ जाओ, जब चाहो तब चले जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना क्लास को, राइट। बाकी हमारी जो है वो पढ़ाई लिखाई चलती रहे। तो हमारी आपकी जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास होगी, राइट। अभी हम लोग इस डिपार्टमेंट में आए हैं तो थोड़ा सा इतिहास इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपसे शेयर कर लूँ, है ना। ये हमारा डिपार्टमेंट जो है वो 1989-90 में इंट्रोड्यूस हुआ था इस यूनिवर्सिटी के अंदर। कब? 89-90 कितने साल हो गए हैं? 143 साल। बाप रे बाप, 143 साल तो यूनिवर्सिटी को नहीं हुआ। 1989-90 और क्या यार, 1979-90 33 साल हो गया क्या? 33 नहीं, 33 साल हो गए, है ना, राइट। 33 साल आपका ये पुराना डिपार्टमेंट है, ओके। ये डिपार्टमेंट जब शुरू हुआ था तो इसकी बिल्डिंग जो थी वो ये नहीं थी। इसकी बिल्डिंग अभी जहाँ स्विमिंग पूल है हॉकी ग्राउंड के बराबर में, जिम्नेजियम, हॉकी ग्राउंड, पुराना हॉकी ग्राउंड, उसके बराबर में स्विमिंग पूल अभी बन गया नया, राइट। वहाँ पर जी, वहाँ पर जो है वो पहले एक ढाबा हुआ करता था, बड़ा पुराना ढाबा हुआ करता था, उसका नाम था कैफ़े डे फूस। एक ढाबा था कैफ़े डे फूस। उस ढाबे के बराबर में जो है वो एक सर्वेंट क्वार्टर था, राइट। उस सर्वेंट क्वार्टर में ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ था 89-90 में पहली बार। लोकेशन समझ रहे हैं, राइट। उसमें जब पहला बैच जो है वो 1990 में आया था। उस वक्त डिग्री का नाम था बीए ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन। अभी बीपीएड है, बीए ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन, 3 साल का था। वो वैसा बीए ऑनर्स नहीं था जैसा और बीए ऑनर्स होते हैं, है ना, अलग ही था बिल्कुल, इसी रूटीन के साथ था, इसी सिलेबस, ऐसे ही था, इन्हीं सिलेबसेस के साथ था सब, लेकिन उसका नाम जो है वो बीए ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन था। 3 साल का कोर्स था। आफ्टर 12th 1990 में पहला बैच स्टार्ट हुआ। पहले बैच का स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो तौफीक सर हैं, ट्रैक एंड फील्ड के। आप लोगों में से जिन लोगों ने तौफीक सर की क्लास की हो, राइट, तो वो पहले बैच के हैं, राइट। मैं दूसरे बैच का हूँ, बीए ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन, राइट। पहला बैच 1990 में शुरू हुआ। बिल्डिंग के नाम पर एक बिल्डिंग थी, वो एक सर्वेंट क्वार्टर था। उस सर्वेंट क्वार्टर को खाली कराया गया था, उसमें डिपार्टमेंट शुरू हुआ। और इस डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एक कुर्सी हुआ करती थी, सिर्फ एक कुर्सी। उस वक्त 5 टीचर हुआ करते थे। इकराम सर, वो अभी अवेलेबल हैं। राजेंद्र सर, वो भी अभी हैं। ब्रिजभूषण सिंह सर, वो भी अभी हैं। प्रोफेसर जावेद अली खान साहब, वो रिटायर हो गए। एक कबीर शाह खान साहब, उनकी डेथ हो गई। वो 5 टीचर हुआ करते थे, राइट। स्टाफ में, ऑफिस में 2 लोग हुआ करते थे। ये 7 लोगों की टीम थी उनकी अपनी, प्लस उनका एक ऑफिसर था, एक चेयरपर्सन था उनका, राइट। यानी कि 7 + 1 = 8। 8 लोगों के बैठने के लिए फ़कत एक चेयर थी। जो टीचर उस चेयर पे पहले बैठ जाता था आकर के, वो पूरी क्लास तक उठता नहीं था, क्योंकि वो चेयर छिन जाएगी उसकी, राइट। बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटी के पाइप्स होते हैं सीमेंट के, देखे होंगे आप लोगों ने, राइट। वो हमारे बैठने के लिए, वो हमारी चेयर्स थी स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग उन पे बैठा करते थे। पेड़ के नीचे क्लास होती थी। म्यूनिसिपैलिटी के पाइप बाहर सड़क के किनारे वहाँ लगे हुए थे। आने जाने का रास्ता तो था नहीं। वो कैफ़े डे फूस ढाबा था, वो ढाबा शाम को चलता था, दिन में वो ढाबा बंद रहता था, तो वहाँ कोई हू हल्ला नहीं होता था। म्यूनिसिपैलिटी के पाइप्स पड़े हुए थे, उस पर हम लोग बैठा करते थे। टीचर या तो खड़ा होकर पढ़ाता था या चेयर पे बैठ करके वो हमको
पढ़ाता था। लाइब्रेरी के नाम पर आज आप देख रहे हैं कितनी चेयर्स हैं, हर क्लास में नंबर ऑफ़ चेयर्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है। लाइब्रेरी के नाम पर हमारे पास 5 बुक्स थी। 5 में से 3 बुक्स मैं लेकर के आया था कहीं से फ़ोटोस्टेट करा के, और 2 बुक्स हमारे साथ एक मैडम थी वो लेकर के आई थी। एक हमारे पास टीन का बक्सा था, मजहरुल कमर साहब जिम्नेजियम के कोच अभी हैं, राइट, वो पहले बैच के हैं, तौफीक सर, और वो अपने कमरे से एसएस हॉल में रहते थे, वो नॉर्थ या साउथ मुझे याद नहीं, वहाँ से वो एक टीन का बक्सा जो ख़राब हो चुका था उनके लिए वो लेकर के आए थे। उसमें हमने 5 किताबें रख दी थी, वो हमारा सेमिनार हुआ करता था। आज हमारे पास 6000 से ज़्यादा किताबें, राइट, लेकिन पढ़ने वालों की शायद कमी है, राइट। वो 5 किताबें हमारे पास हुआ करती थी। जब डिपार्टमेंट बंद होता था तो हम में से कोई एक उस डब्बे को उठा करके, बक्से को उठा करके अपने रूम पे ले जाता था। वो सेमिनार उठ करके हमारा चला जाता था, क्योंकि शाम को खुलने का कोई प्रावधान नहीं था, राइट। अपने अपने स्पोर्ट्स में सब लोग रहते थे। रात में बैठ के वो अपनी किताबों का इधर उधर कुछ पढ़ाई लिखाई कर लिया करता था। ये हमारा एक बहुत छोटा सा वो है, राइट। 94 में हम लोग यहाँ पर आए, इस बिल्डिंग में। 94 में पहली बार इस बिल्डिंग में आए हैं। ये सब क्लासरूम वगैरह नहीं थे, ये पूरा विंग नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो एक वो विंग थी, कुछ नहीं था। जंगल था यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़े ह्यूज बड़े बड़े घास और सांप, राइट। सांप अभी भी हैं, 1-2 सांप आपको अभी भी मिल जाएंगे। इसलिए कहीं आपकी बॉल किनारे विनारे कहीं चली जाए ना, तो पहले थोड़ा सा पैर से हिला विला लीजिएगा, है नहीं अब, लेकिन कभी कभी साल में एक बार दिखाई दे जाता है, आ जाता है, राइट। पहले तो बहुत थे यहाँ पर। तो 94 से हम लोग यहाँ पर हैं, और धीरे 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 अब हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। हमारे साथ के जो लोग हैं, मैं तो यहीं हूँ, राइट, लेकिन हमारे साथ के जो लोग हैं वो लोग कभी कभी आते हैं डिपार्टमेंट में। नहीं, एक क्लास फेलो अभी 2 दिन पहले आए थे, तो वो उन्होंने 96 में छोड़ दिया था। 96 के बाद पहली बार आए थे वो, तो उन्होंने आकर के देखा तो वो डिपार्टमेंट को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना चेंज तो हो गया था, राइट। तो एनी हाउ ये हमारा छोटा सा डिपार्टमेंट का छोटा सा इतिहास है, राइट। इसी में हम लोगों ने पता नहीं कितने बैचेस जो है वो निकल गए हैं। मेरा 2nd बैच है ग्रेजुएशन का, राइट, जिसमें आप लोग BPEd करके अब बैठे हुए हो। तो आप लोग आए हो ग्रेजुएशन के बाद, पहले वो कोर्स था 12th के बाद, ठीक है ना, और 3 साल का कोर्स हुआ करता था, ओके। मेरा नाम, टीचर के बारे में बात कर लें थोड़ी सी, आप लोगों के बारे में धीरे धीरे जान जाऊंगा, राइट। मेरी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है, गजनी टाइप की मेमोरी है मेरी, है नहीं, इसलिए मैं जल्दी भूल जाता हूँ। तो नाम मतलब याद नहीं रहते मुझको, शक्ल हमेशा याद रहेगी मुझको, राइट। तो नाम अभी मैं पूछूंगा फिर भूल जाऊंगा, फिर पूछूं, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूँगा ज़रूरत के हिसाब से। वो इंटरेस्टिंग रहेगा, वो आपसे इंटरेक्शन बना रहेगा। मेरा नाम सैयद तारिक मुर्तज़ा, राइट। मैं इसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, जैसे कि मैंने आपसे बताया। 2nd बैच था हमारा यहाँ का, राइट। 91-92 में मैं पहली बार आया, राइट। 94 से 96 यहाँ से मास्टर्स किया मैंने, राइट। दिसंबर में हमारा रिज़ल्ट आया था, लास्ट वीक ऑफ द दिसंबर। कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी में पूरे प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह हो रही थी, तो उसकी वजह से हमारा सबका, पूरी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट जो है बहुत डिले हो गया था। तो दिसंबर में, वैसे तो आमतौर से मई में आ जाता है, अप्रैल मई में सब रिज़ल्ट आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो नहीं आ पाया था। 22 मार्च 1997, आप में से इससे पहले की कितनों की बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ? 22 मार्च 1997 आपकी पहले है कितनी? 12 दिन पहले। 12 दिन पहले की है, 27 जनवरी 1997, राइट। यानी कि 99.9% स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही होंगे जो इसके बाद के होंगे, राइट, ओके। 22 मार्च 1997 यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में, तब से मैं जो है वो टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कितने साल हो गए मेरी टीचिंग को? मोर देन 25-26 साल हो गए ना, 26 साल, राइट। 33 साल डिपार्टमेंट को हुए,
5 साल डिपार्टमेंट में पढ़ाई करी, राइट। उसके अगले 6वें साल में जो है यहाँ पे टीचर हो गए। उसके बाद से तब से लेकर के आज तक आपके सामने जो है वो आपसे भी बातचीत कर रहे हैं, राइट। आगे जब तक ज़िंदगी रहेगी या रिटायरमेंट किया जाएगी तब तक हम और आप जो है वो ऐसा ही ऑन एंड ऑफ मिलते रहेंगे। ये मेरा बहुत छोटा सा जो है वो संक्षेप में जो है वो मेरी हिस्ट्री है इस डिपार्टमेंट के ताल्लुक से, राइट। मैं प्योर फिजिकल एजुकेशन का आदमी हूँ, मेडिकल साइंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कण बराबर भी नहीं है, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते जाओगे आपको मेरा ये क्लेम शायद आपको गलत लगेगा कि मेरा मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मेडिकल साइंस से मेरा पूरा ताल्लुक़ है, जबकि मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ मेरा मेडिकल साइंस से कण बराबर भी ताल्लुक़ नहीं है, संबंध नहीं है। एनाटॉमी मैंने जितनी भी सीखी है मैंने अपने शौक़ में, जैसे ललित बैठे हैं यहाँ पे अपने शौक़ में बैठे, राइट, अपने शौक़ में सीखी है, उसके लिए मेहनत करी है। क्या क्या मेहनत करी है वो मैं आपसे भी बताऊंगा, क्योंकि एज ए चैलेंज आपको भी लेना है उसको, राइट। स्टूडेंट में कभी नहीं रहा, मतलब जैसा होता है ना मेडिकल साइंस का MBBS का कोई स्टूडेंट है ऐसे करके, नहीं वैसा नहीं है। जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया तो फर्स्ट ईयर में ही जैसे आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन यही सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने के लिए पाला पड़ गया। मैं जो हूँ वो प्योर आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, प्योर आर्ट साइड का। मेरे पास 11th-12th में पर्शियन थी, पर्शियन एक लैंग्वेज होती है, पर्शियन थी मेरे पास ज्योग्राफी थी और मेरे पास जो है वो इंग्लिश लिटरेचर था। मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का मैं स्टूडेंट था। खेलने कूदने में निपुण और बदमाशी में निपुण, कट्टा वट्टा लेके चलना, वो सब रखना, वो जो एक ज़माना होता है वो सब था, राइट, था मैं कह रहा हूँ। जब यहाँ आया पहली बार, पहली क्लास करी, पहली क्लास एनाटॉमी की थी, वो बम्बार्टमेंट ऊपर से निकल गई, वो समझ में नहीं आया क्या हुआ। दूसरी क्लास करी, दूसरे दिन कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे 2 वीक्स हो गए, 2 हफ्ता मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये, राइट। अब मैंने कहा यार कैसे अब वो किया जाए। अच्छा, जो वो टीचर थे वो टीचर भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उनसे कोई आमतौर से बोलता है, एक तो नया स्टूडेंट, आप लोग तो फिर भी यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है वो BA करके आए, आप में से बहुत से लोग इसी यूनिवर्सिटी के होंगे, राइट। हम लोग तो 12th करके आए, नए नए बच्चे जिनको बोला जाता है ना। तो यूनिवर्सिटी का टीचर, और वो भी अच्छे खासे एजेड थे, राइट। उनके सामने हिम्मत नहीं किसी की बोलने की, राइट। 2 सप्ताह गुजरने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ही नहीं कुछ। अच्छा, किताबें भी नहीं थी भाई, नहीं समझ में आ रही तो किताबें ले लो, है नहीं। अगर आपकी जनरेशन में ये बात मैं करूं और मैं ना पढ़ाऊं आपको, फॉर एग्जांपल, ऐसा होगा नहीं, मैं ना पढ़ाऊं आपको, तो आप एक वक्त के बाद क्या सोचोगे, अगर आप बाहर में जाओ, मैं सेमिनार लाइब्रेरी से किताबें निकाल लूँगा। अच्छा, किताबें भी नहीं समझ में आ रही, ओके नहीं, बाहर में जाओ, मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर लूँगा, एक से एक अच्छे लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाने वाले ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, राइट और रॉन्ग। वो फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, वो फैसिलिटी हम लोगों के पास मौजूद नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे, राइट। किताबें थी नहीं, टीचर जो थे उनसे हम बात नहीं कर सकते थे, राइट। वो आते थे राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, वो पढ़ाना शुरू करते थे, क्या पढ़ाते थे क्या नहीं पढ़ाते थे हमें कुछ समझ में नहीं आता था। अब करें तो करें क्या। तो ऐसे में मेरी थोड़ी सी, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पूरे साल आपको अपने बारे में भी बताता चलूँगा धीरे धीरे करके, है ना। जैसे मेरी थोड़ी ज़िद्दी प्रवृत्ति है। ज़िद्दी प्रवृत्ति मतलब
हाँ मतलब ज़िद्दपना है मेरे अंदर, मतलब होगा कैसे नहीं, होगा कैसे नहीं, जो होगा देखा जाएगा, करना तो है। राइट, पता नहीं क्यों एक बात समझ में आ गई, करना तो है, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है वो थोड़ा दिमाग दौड़ाया, तो जो है वो MBBS के एक दो स्टूडेंट्स उस ज़माने के, उनसे थोड़े से ताल्लुकात बनाए। उनसे मैंने कहा कि यार एनाटॉमी तुम लोग पढ़ते हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा यार हमें भी पढ़ना है। तुम्हें क्यों पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन तो डंडा मास्टर होती है। तो मैंने कहा नहीं भैया ये सिलेबस है देखो हमारा। तो उनको बड़ी हैरत हुई ये सिलेबस देख करके कि अरे यार ये सब तो हम पढ़ते हैं। बहरहाल हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने कहा यार पढ़ा दो थोड़ी सी। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 3-4 दिन 5 दिन, हार्डली एक हफ़्ता नहीं पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया। अब जाहिर सी बात है पढ़ाने के लिए अलग दम लगता है ना, थोड़ा सा उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अब वो MBBS के स्टूडेंट हैं, भाई उनको अपने भी तो काम होंगे ना क्लास के। उन्होंने कहा यार तारिक हम नहीं कर सकते यार, बड़ा मुश्किल काम है ये तो, और फिर तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये थी कि मैं समझ भी नहीं रहा था वो क्या समझा रहे हैं, क्योंकि वो साइंस साइड के स्टूडेंट। राइट, अब मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। उन्होंने कहा एक काम करो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हमारे एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं हादी साहब, आप एक काम करो आप उनके पास चले जाओ। और वो बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत फ्रेंडली हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। वो जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है ना, ऐसे स्टूडेंट फ्रेंडली भी टीचर्स होते हैं मुझे। बोले वो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या बिहेवियर करेंगे, है नहीं, क्योंकि तुम MBBS के तो हो नहीं। हम लोगों से बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, तुम चले जाओ उनके पास, और अगर वो अपनी क्लास की इजाज़त दे दें तुम्हें। उनके बारे में थोड़ा सा पता वता किया इधर उधर, तो पता चला था वो तो बहुत ही ख़तरनाक टीचर है। मतलब वो तो जूता फेंक के मार देते हैं क्लास में। नुमाइश में उन्होंने कितने ही बच्चों को जो है वो जूते से पीटा आपने। मतलब वो इस तरीके के स्टूडेंट आज का बच्चा उसको मतलब इमेजिन नहीं कर सकता, वो उस तरीके के टीचर। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा ख़तरनाक टीचर है, खामखा मैं उसके पास जाऊँ। कई दिन हम उनके पास नहीं गए, लेकिन मरता क्या नहीं करता। आखिर में मैंने अपने क्लास फेलोज से कहा कि चलो यार चलते हैं साथ में। थोड़ा सा स्टूडेंट जत्था बना के चलता है तो हिम्मत बंदी रहती है ना उसकी, अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है नहीं। लेकिन कोई नहीं गया, तो मैं अकेला पहुंच गया उनके पास। शुरू में तो उन्होंने मतलब वजह पूछी, जानी, सिलेबस देखा, वो सब ले गया था। फिर 15-20 मिनट की बातचीत के बाद वो बहुत खुश हुए। नेचर तो उनका स्टूडेंट फ्रेंडली था, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप पहले स्टूडेंट हो जो कोई MBBS के बाहर से आप आए हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखना, और आप जो है वो मतलब आपको परमिशन है, आप आओ मेरी क्लास में फुल टाइम। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि मेरी रोज़ क्लास होती है 8 बजे, और अगर क्लास में पहले मैं घुस जाता हूँ तो बाद में स्टूडेंट्स नहीं घुसते हैं। अगर पहले मैं घुस गया, मेरे से पहले जितने आप चले जाओ। मैंने थोड़ी देर हिम्मत तो करी नहीं उनसे। 1-2 दिन के बाद मैंने उनसे बताया, मैंने कहा सर हमारे यहाँ सुबह की क्लास होती है और 8:20 तक, उस ज़माने में 8:20 तक चलती थी सुबह की क्लास। मैंने सर 8:20 तक तो हमारी क्लास ही होती है। हालांकि मैंने यहाँ की बात करी, इकराम सर की क्लास थी, लास्ट की क्लास होती थी। मैंने उनसे बात करी तो इकराम सर ने मना कर दिया, बोले नहीं कोई चक्कर नहीं, आपको क्लास पूरी करनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा था कि 7:55 पे आप छोड़ देना मुझको, 7:50 7:55 पे छोड़ दो ताकि मैं 8 बजे वहाँ चला जाऊँ। उन्होंने बहरहाल मना कर दिया। मैंने उनसे कहा जाके, तो बोले अच्छा ठीक है, आप 8:30 बजे लास्ट टाइम है, आप 8:30 बजे तक मेरे पास आ जाना। राइट, उनकी क्लास चलती थी 9:50 तक। कितना? 9:50। और 10 बजे यहाँ थ्योरी की क्लास शुरू होती थी। राइट, वहाँ की क्लास ख़त्म करके सीधा यहाँ भागता था। साइकिल, एक मात्र साइकिल थी मेरे पास। राइट, 4-5 क्लासें तो मैंने ऐसे कर ली। फिर समझ में आया कि यार दिन भर तो भूखा रहना मुश्किल काम है नहीं। भाई सुबह 6 बजे की क्लास के लिए जाहिर सी बात है 5:45 बजे यहाँ आना है। राइट, उसके बाद वहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है, फिर उसके बाद 1:30 बजे तक यहाँ रहना है, और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक फिर यहाँ रहना है। तो खैर बीच में वो 1 घंटे का मिल गया, लेकिन इतने बीच में होना चाहिए। तो हमारी माता जी ने कहा कि भैया ऐसा करा करो कि 2-3-4 केले और 1 आध सेब अपने साथ रख लिया करो बैग में और खा लिया करो।
मैंने कहा खाने का टाइम भी कहाँ मिलता है। तो उन्होंने ही हमको आइडिया दिया कि जब तक साइकिल चलाते हो जब तक खाते हुए चले जाया करो। तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट से JNMC जाते थे, वो 3-4 केले, 2 केले, 1 सेब, जितना भी कपड़ा करके खा सके, और वहाँ से लौटते पे 9:50 से लेकर 10 बजे तक जितना भी खा सके उतना खाते खाते यहाँ वापस आते थे। इस तरीके से हमने पूरे 1 साल उनके साथ एनाटॉमी सीखी है, उन टीचर के साथ, राइट। उन टीचर को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी का खिताब मिला हुआ है, मतलब बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे वो वैसे टीचर नहीं थे जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सख्त टीचर थे वो, बहुत सख्त टीचर नहीं थे। वो हरकतें ऐसी हो जाती थी स्टूडेंट से, तो फिर वो समझाने बुझाने के बाद फिर वो ठोक भी देते थे। जैसे उनकी आदत कैसी थी, एक स्कूटर था पूरी यूनिवर्सिटी में, अकेले टीचर थे जिनके पास एक स्कूटर था। उनका घर था मैरिस रोड पे। मैरिस रोड आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। मैरिस रोड से वो JNMC आते थे, मैरिस रोड से JNMC आते थे। रास्ते में कोई भी स्टूडेंट, टीचर नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो रजिस्टर लेके तेज़ी से चलता हुआ, क्लास का टाइम हो रहा है ना, जल्दी मिल जाता था तो उसको बैठा लेते थे। रोज़ आना उनकी स्कूटर पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए होते थे पीछे। अच्छा, वो स्टूडेंट कहाँ का है तो पता चला साहब आर्ट्स फैकल्टी का है, तो वो जाते थे उधर आर्ट्स फैकल्टी। पहले एक बच्चे को छोड़ते थे, फिर दूसरा बच्चा फॉर एग्जांपल साइंस फैकल्टी, तो वो साइंस फैकल्टी उसको छोड़ते थे, फिर वो अपनी क्लास के लिए आते थे। तो वो ऐसे स्टूडेंट फ्रेंडली थे। ऐसा स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर आपको नहीं मिलेगा, पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, और आपके जीवन में अभी तक नहीं मिला होगा, जो स्टूडेंट्स को ले। अच्छा, ऐसे टीचर, उनको पता चल जाए हॉस्टल में कोई बच्चा बीमार है तो केला, सेब, पपीता, फल लेकर के उसके पास हॉस्टल में जाते थे। अच्छा, ऐसा अगर कोई टीचर है तो उसको मारने का भी हक है, राइट और रॉन्ग। और अगर ऐसा टीचर नहीं है तो उसको मारने का भी हक नहीं। भाई अपने सगे बाप से भी बच्चा कह देता है, पैदा ही तो किया है, मार क्यों रहे हो। लेकिन अगर बाप ने, हाँ सच, मैं नेटफ्लिक्स की भाषा बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स तो समझते हो कि ना आप लोग, है ना, राइट, वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो उस तरीके के फादरली टीचर थे, राइट। उन्होंने मुझको एनाटॉमी पढ़ाई है, मुझे सिखाई है। उन्होंने मुझे डेड बॉडीज़ के ऊपर, डेड बॉडीज़, कैडेवर कहते हैं उसको, कैडेवर, कैडेवर के ऊपर उन्होंने डिसेक्शंस करवाएं, मैंने अपने हाथों से किए, राइट। वो MBBS की क्लास फर्स्ट ईयर की जो होती थी, उस क्लास में जो है वो उनके साथ में बैठता था, और वो इस तरीके से पढ़ाते थे कि एक एक बात उनकी जो है वो मुझे आज तक याद है, और बहुत अच्छे से समझा के, धीरे धीरे, बड़ी स्पीड से नहीं, राइट। यहाँ मैं सिर्फ अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए क्लास करता था, सिर्फ। यहाँ पर अगर 74.9 पर, उस ज़माने में इतनी सख्ती थी अटेंडेंस में कि अगर 74.9% अटेंडेंस है तो आप जो हैं वो यू वॉन्ट बी अलाउड टू सिट इन दी एग्जामिनेशन। 74.9, 0.1 का ही तो मसला है, नॉट अलाउड, राइट। तो वो अटेंडेंस हम बड़ी कैलकुलेट करके रखते थे, बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में। बाकी सारा एफ़र्ट हम जो है वो एक्स्ट्रा मूरल, अपनी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी, वहाँ की क्लासेस, ऐसे ही हमने बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर के साथ गए, उनकी लैब में जा कर के थोड़ा सा 8-10 हफ्ते हमने काम किया। मीन्स इस तरीके से हमने सीखने की कोशिश की है, राइट। असल में होता क्या है कि फ़िज़िकल एजुकेशन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फ़िज़िकल एजुकेशन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो टीचर्स पढ़ाते हैं जिनकी ट्रेनिंग फ़िज़िकल एजुकेशन की तो होती है लेकिन एनाटॉमी की नहीं होती। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे यहाँ फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोफेशन में वो टीचर्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं जिनकी ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग फ़िज़िकल एजुकेशन की तो होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की होती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की होती है, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती उनकी। अच्छा, पढ़ाते हैं लेकिन वो, क्योंकि वो उसके टीचर हैं, जैसे मुझे एक टीचर पढ़ा रहे थे, राइट। तो नुकसान क्या होता है उससे कि वो
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एज ए टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाते। जाहिर सी बात है, इसका तो कोई टेक्निकल आदमी पढ़ाएगा ना, है नहीं। ऑल ओवर इंडिया फिजिकल एजुकेशन के कुछ कॉलेजेस ने, ऑल ओवर इंडिया जो है वो ये प्रावधान निकाला हुआ है कि वो मेडिकल कॉलेजेस से, अपने अपने शहरों के मेडिकल कॉलेजेस से वो मेडिकल के टीचर्स बुलाते हैं और वो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़वाते हैं। अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर रिजल्ट वही रहता है, ढाक के 3 पात। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट है फिजिकल एजुकेशन के, वो टीचर है मेडिकल साइंस का। अब वो पढ़ाएगा, वो चाहे कितना ही न्यूनतम लेवल पे आ जाए, लेकिन फिर भी हमसे 4 फीट ऊपर ही रहेगा, नहीं? राइट और रॉन्ग, है नहीं? अच्छा, अब वो बहुत, एक तो आता नहीं वो नीचे, वो ये चाहता है कि स्टूडेंट समझे मेरी बात को, तो वो मेडिकल साइंस का जो टीचर आता है वो पढ़ाता है, वो भी नहीं समझ में आता, और जो फिजिकल एजुकेशन का कोई पढ़ा रहा होता है वो भी नहीं समझ में आता। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ने में, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मेरे साथ पढ़ने में आपको एक नुकसान नहीं होगा। आपको ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आती। मैंने आपसे कहा ना, आपको 3 हफ्ते की क्लासेस में आपको डबल का फ़ायदा हो जाएगा। वजह, हूँ तो मैं फिजिकल एजुकेशन का, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ट्रेंड हूँ मैं मेडिकल साइंस से। तो सारे अनुभव, सारे एक्सपीरियंसेस, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो फिजिकल एजुकेशन की है। ट्रेनिंग इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो वहाँ टेक्निकल पर्सन्स की है, और वो भी एक ऐसा टेक्निकल पर्सन जिसको मॉडर्न फादर ऑफ एनाटॉमी खिताब मिलना आसान काम नहीं किसी को, राइट? उससे ट्रेनिंग हासिल है। इसलिए अपने अनुभव, अपनी फील्ड के, आपकी परेशानियों को समझते हुए, क्योंकि वही परेशानियां मेरी भी थी, उन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने अनुभव और आपके अनुभवों को इस्तेमाल करते हुए जो है वो, और वो टेक्निकल लर्निंग वहाँ से सीखी हुई, इन दोनों को मिला करके जो है वो जिस तरीके का ट्रेनिंग, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे का होगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों की तरफ से एक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। अगर आप लोग लगातार बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, आगे निकल जाएंगे, पीछे की चीज़ रह जाएगी। ऑनलाइन कवर कर लीजिएगा, लेकिन अगर क्लास में बैठ के करेंगे, टीचर का सामने होना और मशीन का सामने होना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। अब नेट पे इतना कंटेंट अवेलेबल है ना हर चीज़ का, कि गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जैसे टीचरों को रखे, भाई नेट से पढ़वा दे आपको। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। रोबोट्स पढ़ा सकते हैं आपको, रोबोट्स क्लासरूम में आ भी गए हैं, रोबोट्स टीचर्स वो आते हैं, पढ़ाते भी हैं, राइट? लेकिन ह्यूमन टीचर आपको हमेशा चाहिए, ऑलवेज। ह्यूमन टीचर माँ के रूप में आपको हमेशा चाहिए, बाप के रूप में, कोच के रूप में आपको हमेशा चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रोबोट सिखा दे वो सारी चीज़ें जो माँ सिखा देती है, सवाल ही पैदा नहीं है नहीं? मेरे आपके बाप की नज़रें वो सिखा देती हैं, घूर करके देखना, वो रोबोट चाहे कितना ही घूर ले, मुझे मालूम है उस रोबोट से ज़्यादा पावरफुल तो कॉकरोच है। आग दिखाओ तो कॉकरोच भाग तो जाता है इधर उधर, आग दिखाओगे तो रोबोट भागता भी नहीं बेचारा, है नहीं? तो आप तो मजबूत हो ना, रोबोट से भी मजबूत हो। आप उसका स्विच ऑफ कर दो, दिखाने दो आंखें उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन टीचर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग लगातार बने रहेंगे, ताकि हमारा आपका एज ए ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाए।
हालांकि यही इंटरेक्शन आपको मशीन से भी मिल जाएगा, लेकिन मशीन से और ह्यूमन इंटरेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो फ़र्क आप जो है उसको नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अब एक्स्ट्रा ही क्लास तो हो रही है। वो एक्स्ट्रा नहीं हो रही है, वो क्लास ऐसी नहीं है कि आज जो पढ़ाया है, अभी इस क्लास में जो पढ़ाया है, अगली क्लास में अब एक्स्ट्रा है तो इसी का रिवीजन होगा। नो, नॉट एट ऑल, उसके आगे का कंटेंट शुरू हो जाएगा। तो 40 घंटे की क्लास को कन्वर्ट किया है हमने 100 घंटे की क्लास में। अगर एज़ पर द टाइम टेबल चलेंगे तो 40 घंटे, जो कि पास करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एनाटॉमी सीखने के लिए पर्याप्त नहीं। तो 100 घंटे की क्लास पकड़ने के लिए हमको बहुत से एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग करेंगे। तो उसमें भी लगातार जैसे जैसे मैसेज आता जाए आपके पास, आप वैसे वैसे लगातार बने रहिएगा। हम पूरे उसमें सेशन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाएंगे, राइट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब तक डिस्कशन होगा, जब तक आप अपनी कॉपी पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है, लिखा रहने दिएगा वहीं पे। जहाँ तक की भी हमारी क्लास हो जाएगी, राइट, जहाँ तक की भी हमारी क्लास हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 स्लाइड्स की क्लास हो गई, कभी 10 स्लाइड्स की भी हो जाएगी, कभी 17 स्लाइड्स की हो जाएगी, कभी हो सकता है एक ही स्लाइड की रह जाए, डिपेंडिंग कंटेंट कैसा है और हम लोग कितना डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी स्लाइड्स की क्लास हो जाएगी, शाम तक मैं आपको वो स्लाइड्स आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो नोट्स बनाने की क्लास में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल, राइट। हमारी बॉडी जो है वो हर चीज़ एटम से बनी है, राइट, सबको पता है। हमारी बॉडी भी एटम से बनी हुई है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं, राइट। 70 से 100 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, एडल्ट की बॉडी में 70 से 100 ट्रिलियन सेल्स, राइट। यानी कि एक सेल अगर इस कमरे में छोड़ा जाए तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर 100 ट्रिलियन सेल्स छोड़ दिए जाएं हवा में तैरते हुए, तो आप घुस नहीं सकते इस कमरे के अंदर, इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बॉडी की मिरेकल है कि वो 100 ट्रिलियन सेल एक बैठा हुआ है, 100 ट्रिलियन सेल एक बैठा है, 100 ट्रिलियन सेल यहाँ खड़ा है, ऐसे करके 100 ट्रिलियन सेल सब अलग अलग बैठे हुए हैं, और अभी भी कमरे में बहुत जगह है, राइट। तो हमारी बॉडी इतनी मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस समझते हैं, रहस्यमय, ऐसी रहस्यमय है। अगर इन सेल्स को खुला छोड़ दें तो आप कमरे के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन ये ऐसे जैम पैक्ड बंद करके रखे गए स्किन के अंदर, राइट। ऐसा करके एक सिस्टमेटिक वे में कि 100 ट्रिलियन सेल्स एक जगह पे जो है वो लेट जाता है 6 फीट बाई 2.5 फीट के मैट पे आराम से, राइट। और बहुत सारी स्पेस हमारी खाली पड़ी रहती है, राइट। मैं यहाँ पे आपके सामने क्यों हूँ तो वो मैं आपको बता चुका पहले ही कि ये सारी स्लाइड्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं, है नी, कि हम लोगों की जो है वो ये वो टीचर थे, नहीं, प्रोफेसर मेहदी हसन इनका नाम है, राइट। यहाँ JNMC के टीचर थे, मैंने आपको जैसा कि बताया, राइट। इनके साथ ही इज़ कंसिडर्ड एज द मॉडर्न फादर ऑफ एनाटॉमी। इनके साथ पूरे 1 साल रह करके जो है वो एनाटॉमी समझने की मैंने कोशिश की है, राइट। हम लोग कैडेवर पे काम करने वाले लोग थे, स्पेशली मुझको जो है वो बैक साइड ऑफ द कैडेवर दिया गया था। कैडेवर मतलब ह्यूमन डेड बॉडी, और उस पर डिसेक्शन मीन्स आपको स्किन काटनी है या खोपड़ी खोलनी है छेनी और हथौड़ी से, एंड देन उसके बाद उसको खोल के इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये खाल है, ये खाल अलग करके पिन से अलग कर दी गई है, राइट। और उसके बाद जो है वो अंदर का स्ट्रक्चर हमारा वो इस तरीके का है, यहाँ से ये हिप हमारा शुरू होगा, आगे चलेगा ऐसे करके, राइट। तो ये कैडेवर है, ओके। मुझको ड्यूरिंग ट्रेनिंग
मुझको जो है वो बैक साइड ऑफ द ह्यूमन कैडेवर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इसकी स्टडी आपको करनी है। ग्रुप्स में करते हैं वो लोग, सब लोग, राइट। तो उसमें ये हमको पार्ट दिया गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ चिपकाया है अपने उसका। ओवरऑल पूरी बॉडी का करते हैं, लेकिन स्पेशली आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसी के ऊपर। तो हमसे जो पूछा गया था, एग्ज़ाम वैसा तो नहीं होता था हमारा मार्कशीट वाला, लेकिन एग्ज़ाम सारे लेते थे वो, सेशनल टेस्ट सारे लेते थे, वो सारे टेस्ट मुझको देने होते थे, उनके साथ सब कुछ करना होता था, राइट। तो मेरे साथ यूनिक चीज़ ये है कि मुझे फ़िज़िकल एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, राइट। ट्रेंड हूँ मैं प्रोफेसर मेहदी हसन सर से, मॉडर्न फादर ऑफ एनाटॉमी। तो इसलिए यहाँ का अनुभव, वहाँ का अनुभव मिला करके जो है वो मैं आपके सामने इस तरीके का कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, जिससे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। और 3 हफ्ते में आपको जो है वो मीन्स अपने अंदर महसूस होगा कि आपने एनाटॉमी अच्छी खासी सीख ली है। हालांकि कुछ भी नहीं सीखी होगी, लेकिन गलतफहमी तो हर इंसान को हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है नहीं। और उन लड़के लड़कियों को तो बहुत ही हो जाती है जो जिम में जा कर के एक्सरसाइज करते हैं, जो लोहे से थोड़ा करते हैं तो उनका डोले शोले बन गए अब तो मेरे, है ना। ऐसा तो गलतफहमी ज़्यादा हो जाती है उन लोगों को। तो हम लोग गलतफहमी के तो शिकार हैं ही। 3 हफ्ते में कोई ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको लगने लगेगा कि अबे यार हम तो मतलब तोप हो गए, है ना, ऐसा करके, राइट। यहाँ से हमारी एनाटॉमी शुरू होगी, आगे चलेंगे हम लोग जैसे जैसे, है ना। हमारा ये एक सफ़र होगा जो हम लोग 28 नवंबर तक चलाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा हमारे आपके बीच में, तो फिर हम लोग 28 नवंबर तक इस सफ़र को जारी रखेंगे। सफ़र को जारी रखने के लिए जाहिर सी बात है, बहुत सी जब आप सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपको बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही बैग उठाते हैं चल देते हैं, या तैयारियों के साथ आते हैं? तैयारियों के साथ आते हैं। तो हम लोग एनाटॉमी की फील्ड में भी तैयारियों के साथ आएंगे। तैयारियों के साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। मैं आपको कुछ बोलूँगा कि ये लिख लो, तो उस वक्त आप उसको लिख लीजिएगा। जिस वक्त मैं आपको बोलूँ ये लिख लो, उस वक्त आप लिख लीजिए। तो आपके पास कॉपी पेन यहीं होना चाहिए। ज़्यादातर मैं नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको सुन लेना, बाद में देख लेना, ठीक है नहीं। लेकिन कहीं कहीं मैं बोलूँगा कि इसको लिख लो, तो जब मैं बोलूँ लिख लो, तो उस वक्त आपके पास कॉपी पेंसिल रेडी होनी चाहिए आपके टेबल पर। तो आप फ़ौरन उस चीज़ को लिख लीजिए। उसके लिए आपको जो है वो कभी 35 सेकंड का टाइम मिलेगा, कभी 2 मिनट का टाइम मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द मैटर टू राइट, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, कोई भी बात आपके जहन में आती है, सुनते जाइए, लिखते जाइए। मेहंदी सर के साथ जब मैं एनाटॉमी की क्लास करता था, तो एनाटॉमी की क्लास करते पे रजिस्टर मेरे हाथ में होता था, सर की तरफ मैं देख रहा होता था और मैं यहाँ से ऐसे करके लिख रहा होता था, बिना देखे रजिस्टर की तरफ। ये आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप सुनते जाइए और लिखते जाइए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि यार कुछ ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी तो ऐसा होगा कि मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं आपको बोल दूंगा आप लिख लो, राइट और रॉन्ग। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि आपको, सबको नहीं, फॉर एग्जाम्पल इन 2 को लगा, यहाँ 1 को लगा यार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख लूँ। जब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा तो मेरा बोलना तो रुकेगा नहीं। तो उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप ऊपर देखते जाओ, सुनते भी जाओ और साथ में लिखते भी जाओ। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका रजिस्टर कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। ऐसा ना हो बार बार इधर पहुंच गए, बाहर निकल गए। जैसे हमें स्पोर्ट्स में हमें एरिया मालूम होता है ना, कहाँ तक का हमें खेलना है, आउटर बाउंड्री पता होती है, ऐसे ही आपको रजिस्टर पे, राइट। तो आपका जो है वो कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास, राइट। नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरी पीपीटी जितनी भी होंगी, ये भी
ये सब मैं आपको जितनी भी हो जाएंगी आज तक 1:30 बजे तक, ये सब मैं आपको आपके ग्रुप पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से रिवाइज़ कर लीजिएगा, अपने पीपीटी खोल के, लेक्चर खोल के आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। प्लस आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने रजिस्टर पे इस वक्त लिखी होंगी, आप उनको देख लीजिएगा। और ऐसे हम लोग हर क्लास चलाएंगे तो 3 हफ्ते के बाद आपको ये गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि मैं तो बहुत अच्छा एनाटॉमी का लेक्चरर हो गया, जबकि कुछ नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा आपको। राइट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का ये ज़माना नहीं है हमारा आपका। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप डिस्कसिंग द टॉपिक्स ऑफ एनाटॉमी विद अदर्स। राइट, किसी भी नई चीज़ को सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है, किसी भी चीज़ को, जैसे स्पोर्ट्स के आप लोग ज़्यादातर लोग आपके स्पोर्ट्स ही हैं, आप लोग सब लोग, कोई भी नई स्पोर्ट्स स्किल सीखनी होती है तो उसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है? प्रैक्टिस। वही तरीका है ना, प्रैक्टिस। राइट, इसमें भी आपको प्रैक्टिस। स्पोर्ट्स की जितनी भी स्किल्स होती हैं वो सब टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल होती हैं या नहीं होती? जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं दुनिया की, चाय बनाना इज़ ऑल्सो ए टेक्निकल थिंग। सीखना पड़ता है, रिपीटिशन करना पड़ता है। कई बार आप चाय बनाओगे तब जा कर के अच्छी चाय बनना शुरू होगी। शुरू में 1-2 बार हो सकता है बड़ी अच्छी चाय बन जाए, लेकिन वो तुक्का कहलाती है, वो मास्टरी नहीं कहलाती, वो तुक्का कहलाएगा। हो सकता है आपने विराट कोहली सर को पहली बॉल में बोल्ड कर दें, पहले ओवर में बोल्ड कर दें, तो वो तुक्का कहलाएगा, जबकि आप अभी बॉलिंग करना सीख रहे हैं। राइट, लेकिन आप उनको लगातार परेशान कर दें, वो मास्टरी कहलाएगी। तो तुक्का और मास्टरी के बीच में बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत लंबी यात्रा होती है। राइट, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहे। लगातार प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा अंदाज़ है कि या तो आप लिखते रहिए उस चीज़ को बार 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 बार, या आप उस चीज़ को डिस्कस कर लीजिए। इन दोनों में से टाइम इफ़ेक्टिव क्या चीज़ है? डिस्कस करना टाइम इफ़ेक्टिव है। टाइम इफ़ेक्टिव समझ रहे हैं ना? कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट आपको डिस्कशन से मिल जाएगा। आप दूसरे साथियों के साथ अपना कोई एक स्टडी सर्किल ऐसा बना लीजिए, कुछ ऐसी लोग आप वो कर लीजिए, राइट, जिनसे आप लगातार उस टॉपिक को आप डिस्कस कर लें। आप 8-10 बार डिस्कस करेंगे, आपको आ जाएगा। राइट, मैंने जब मेहदी हसन सर से पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो एक आध वाक़या ऐसा हो गया मेरे साथ, वो कभी और बात आएगी तो बता दूंगा। यहाँ पर रात में 10 बजे से 1 बजे तक, रात में रोज़ाना मेरे घर पे क्लासेस लगा करती थी फ़िज़िकल एजुकेशन की। मैं पढ़ा रहा हुआ करता था और मेरे क्लास फेलोज़ और मेरा एक बैच सीनियर था ना मुझसे, एक बैच सीनियर और मेरा, जितने भी लोग आ जाएं वो सब आते थे। 9:45 और 10 तक आ जाते थे रात में, और 2.5 घंटा 3 घंटा वो क्लासेस चलती थी। फ़िज़िकल एजुकेशन के बहुत सारे कंटेंट्स मैं उनसे डिस्कस करता था, उसमें एनाटॉमी का एक मेजर पोर्शन हुआ करता था। राइट, तो जो कुछ मैं मेहदी सर से उस दिन सुबह में सीखा या पिछले दिनों में सीखा, उसकी लगातार डिस्कशन चल रहा था, जिसकी वजह से उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो मेरे सेकंड नेचर में हो गया। सेकंड नेचर मतलब, अगर बोला सेकंड नेचर तो इसका क्या मतलब हुआ? बोलो, हैबिट में आ गया। सेकंड नेचर मतलब बिना सोचे समझे काम हो रहा है और इफेक्टिवली हो रहा है। जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता सांस लेने के लिए, सेकंड नेचर है आपका। आपके खाने का डाइजेशन सेकंड नेचर है या नहीं? आपको सोचना थोड़ी पड़ता है, खा लिया, ख़त्म, छुट्टी। राइट, दिल धड़क रहा है, सेकंड नेचर, सेकंड नेचर। ऐसे ही आपको जो है वो मेरी एनाटॉमी जो है वो मेरा सेकंड नेचर हो गई, क्योंकि मैं लगातार रोज़ाना 2.5-3 घंटे में से 2 घंटे 1.5 घंटे रोज़ाना जो है वो डिस्कशन अपने सीनियर से भी कर रहा था और अपने क्लास फेलोज से भी कर रहा था। राइट, तो कीप डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद अदर्स। अगर आप ऐसा करोगे तो
कम टाइम में आप ज़्यादा कंटेंट अपने दिमाग में रख पाओगे। देखिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, 400 से ज़्यादा स्लाइड्स हैं ऐसी, राइट। किताबें भरी पड़ी हैं एनाटॉमी की, राइट। गूगल पे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वर्ड डालोगे और क्लिक मारोगे तो 0.01 सेकंड में आपको जो है वो 97 लाख से ज़्यादा पेजेस खुल के आएंगे। 0.01 सेकंड में इतनी इंफॉर्मेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की भरी पड़ी है। यहाँ पे भी है, राइट, किताबों में भी है, नेट पे भी अवेलेबल है। लेकिन इन सारी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल हैं, इसका क्या फ़ायदा अगर वो इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं ट्रांसफ़र हुई तो? यहाँ ट्रांसफ़र होनी चाहिए ना। अगर यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कोरे बन के आए थे, कोरे बन के चले गए, राइट। तो यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो है वो इस पॉइंट की लगातार ज़रूरत पड़ेगी। दो ही तरीके हैं रिवाइज़ करने के, लिख करके, बोल करके। तो आप बोलते रहिए एक दूसरे से, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो लोगों के साथ, जितना अच्छा बोल पाएंगे, इससे बहस नहीं है आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, यानी आप बोलते रहिए, बोलते 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 आप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं आप में से पूछूं कि आप में से कौन अच्छा चलता है, तो आप सब एक दूसरे की शक्लें देखोगे। चलने में भी कोई कंपटीशन होता है, लेकिन हमारे जीवन का एक दौर था जब हम चल भी नहीं पा रहे थे, घुटनों पे भी नहीं चल पा रहे थे, ऐसे ही था ना। फिर घुटने से हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, फिर खड़े भी हो रहे थे तो बार बार गिर पड़ रहे थे। आज हम आराम से चलते हैं, सुकून से चलते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, किसी से हम टकराते भी नहीं हैं। हाँ, नशे की हालत में हो तो अलग बात है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मीन्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप हर चीज़ की प्रैक्टिस करते आए हैं बचपने से लेकर के यहाँ तक, आगे भी आपको ऐसे ही सीखना होगा। उस चीज़ को आप अपना सेकंड नेचर बनाइए। वॉकिंग आपका सेकंड नेचर है, राइट और रॉन्ग? आपको मालूम है इतना 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 गाड़ी आ रही है, तो आपको मालूम है कितनी दूर रहना है मुझको। ऑटोमेटिक गाना गाते, गाड़ी चलाते, दोस्तों से गाड़ी पे बैठे बातें करते, गर्दन मोड़ मोड़ के बातें करते, सब पता है हमको। वो सारे कैलकुलेशन भी चल रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ क्या होना है, क्योंकि गाड़ी चलाना सेकंड नेचर हो गया है आपका, राइट। एनाटॉमी भी आपकी ऐसे ही हो जाएगी, जैसे सांस लेना, जैसे दिल का धड़कना, जैसे पैदल चलना, ये सेकंड नेचर ऐसा ही हो जाएगा अगर आपने जो है वो डिस्कशन लगातार बना के रखा। और अगर नहीं बना के रखा तो कोई बात नहीं, पास तो सभी होंगे। मसला पास का नहीं है, मसला है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में दक्षता हासिल कर लेना। दक्षता समझते हैं? एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज हासिल करना, राइट। 5 दोस्तों से आप इस मटेरियल को शेयर करें, मतलब जो भी मटेरियल आगे आएगा, मैं तो आपको यात्रा बता रहा हूँ ना, यात्रा हम कैसे कवर कर रहे हैं। आप अपने 5 दोस्तों से शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए, अपनी ये स्लाइड्स शेयर कर दीजिए, तो धीरे 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 आपके आदत में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग अभी जिस कोर्स से आए हैं, जिस तरीके से आप कोर्स करते हुए आए हैं BA BSc का, तो उसमें इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं थी, है नी, उसमें वो प्रैक्टिस नहीं थी आपकी, तो इस वजह से जो है वो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। अभी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सेट हो जाओगे, और जो जितनी जल्दी सेट हो जाए वो उतना अच्छा है, ठीक है। राइट, हम जनरल इंट्रोडक्शन की अभी बात कर रहे हैं। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब शेयर करूंगा मैं आपके साथ, आज ही शेयर करूंगा मैं, ठीक है। उसको आप अपने पास सेव करके रखिएगा, ठीक। एनाटॉमी हमारा जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, एना। एना मतलब अप, ग्रीक वर्ड है नी। कोई भाषा ना ऊपर होती है ना नीचे होती है। भाषाओं का द्वंद्व हमारे आपके दिमागों में बहुत चलता है,
और ख़ास करके भारत में तो बहुत चलता है, राइट। कोई भाषा ना ऊंची है ना नीची है। भाषा एक टेक्नोलॉजी है, अपने आइडिया दूसरे तक ट्रांसफ़र करना और दूसरे के आइडिया को रिसीव करना, इससे ज़्यादा उसका कुछ काम नहीं है। इससे ज़्यादा भी काम है भाषा का, भाषा का ये काम है, राइट। इसमें कोई भी भाषा में समझ में आए, एक ही चीज़ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। पानी, जल, नीर, वाटर, अलग अलग। जापानी कुछ और कहते होंगे, जर्मन वाले कुछ और कहते होंगे, ऐसे ही है, राइट। अब इसमें क्या ऊपर और क्या नीचे, इसमें क्या ऊपर और क्या नीचे। ग्रीक भाषा में एना मतलब अप, राइट। टोमिया, टोमिया मतलब कटिंग, जिसको हम अंग्रेजी में कटिंग बोलते हैं या जिसको हम हिंदी में काटना बोलते हैं, उसको ग्रीक भाषा में टोमिया बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। एनाटॉमी वर्ड आया कहाँ से है? ग्रीक भाषा से आया है, दो शब्दों को मिलकर के बना है एनाटोमिया। वर्ड बना एनाटॉमी, एनाटॉमी, ठीक है। एनाटोमिया, एना प्लस टोमिया। एना मतलब अप और टोमिया मतलब कटिंग। किसी भी चीज़ की कटिंग करेंगे, बॉडी की नहीं, वो किसी भी चीज़ की कटिंग करेंगे। ग्रीक आज तक, क्योंकि उनकी भाषा में ये टोमिया है, इसलिए वो टोमिया ही बोलेंगे उसको। अप के लिए, जैसे पंखा हमसे ऊपर है तो वो कुछ भी बोलें, वो बोलेंगे अना, अप, ऊपर की तरफ है, ऐसा करके भाषा है उनकी वो, राइट। और दूसरा एक और वर्ड टोमिया से ही बना है, टोम, एनाटोम, है ना, जिसका मतलब होता है डिसेक्शन। तो एक तो एनाटोमिया है जिसका मतलब है कटिंग अप, कटिंग अप, ठीक है। दूसरा वर्ड हमारे पास ग्रीक भाषा का ही है एनाटोम, जिसका मतलब होता है डिसेक्शन। डिसेक्शन मतलब वही काटना, काट पीट करना, समझता है, हम लोग समझ में आता है। एनाटॉमी, अब वर्ड एनाटॉमी, तो एनाटॉमी वर्ड का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, किसी भी चीज की बॉडी। अभी हमको यहां जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा माइंड फौरन जा रहा है ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी की बात ही नहीं कर रहे। कहीं है वर्ड यहां पर ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन वर्ड आया अभी तक नहीं। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर नहीं। पंखे का स्ट्रक्चर अगर आपको कहना हो तो आप ये कह सकते हो, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द फैन? व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द फैन? आप कह सकते हो, क्योंकि एनाटॉमी वर्ड सिर्फ मेडिकल साइंस में नहीं इस्तेमाल होता। एनाटॉमी वर्ड जो है वो जनरल इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है आउटर स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के लिए। इससे बहस ही नहीं है, बात ही नहीं आई। कोई भी चीज़ है नहीं। अर्थ की एनाटॉमी क्या है? अगर कोई आपसे ये पूछे तो आपको हंसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर पूछ रहा है अर्थ का। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या देता तो आम भाषा है, एनाटॉमी ऑफ द अर्थ क्या दिया तो थोड़ी सी टेक्निकल भाषा बोल दी उसने, बस इतना ही से तो फर्क हुआ। और एनाटॉमी वर्ड किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से बना है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं वो? एना प्लस टोमिया इज इक्वल टू कटिंग अप, और एक दूसरा जो है वो एनाटोम, टोम, एनाटोम, एनाटोम, डिसेक्शन, डिसेक्शन, इनसे बना है, ठीक है नहीं, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, देखो आप लोग जो है ना, मतलब प्रैक्टिस करो आप लोग, मतलब यंग, डायनामिक और स्मार्ट स्टूडेंट्स हो। मेरा अपना ऐसा मानना है कि यंगर जनरेशन हमेशा ओल्डर जनरेशन से स्मार्ट होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यंगर, मेरा अपना मानना है, यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन से हमेशा स्मार्ट होती है। यंगर जनरेशन
हमेशा अपने ओल्डर जनरेशन से स्मार्ट होती है, थिंकिंग में बहुत अच्छी होती है, आगे तक का सोचने में ज़्यादा सक्षम होती है। इसी वजह से समाज में डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसा बाप सोच रहा था, अगर वैसा ही बेटा भी सोच रहा होता और उसका बेटा भी, उसकी बेटी भी वैसे ही सोच रही होती और जनरेशन ऐसे ही सोच रही होती, तो 10,000 साल पहले हम गार में रह रहे थे, केव में रह रहे थे, गुफा में रह रहे थे, वहीं रह रहे होते। हम लोग डेवलप करते हुए यहाँ तक आते ही नहीं। यंगर जनरेशन ने अच्छा सोचा और अच्छा सोचा और अच्छा सोचा, तो हम जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके और भी लर्निंग करेंगे। राइट और रॉन्ग? तो यंगर जनरेशन हमेशा ओल्डर जनरेशन से अच्छी होती है। आप मुझसे बहुत अच्छे हैं, आप मुझसे बहुत स्मार्ट हैं, मैं आपकी ओल्डर जनरेशन हूँ, आप यंगर जनरेशन हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपके पास याद रखने की ज़्यादा क्षमता है, मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज, मैंने जिस ज़माने में याद किया है उस ज़माने में उतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने रिसोर्सेज आज आपके पास हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मरता क्या नहीं करता वाली कंडीशन थी हमारी। अगर एनाटॉमी नहीं पढ़नी है टीचर से तो कोई और तरीका भी नहीं था, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़नी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताबें हैं भरपूर, आपको सेमिनार में मिलेंगी, उसके अलावा नेट पे अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। मत पढ़ो तारिक सर से, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात ठीक है ना? आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आपका माइंड ज़्यादा कैपेबल है, आप उन रिसोर्सेज को ज़्यादा लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हो। भाई बच्चा पैदा हुआ है नहीं, तो वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो वो माँ के पेट के अंदर भी मोबाइल ले ले, किसी भी तरीके से हाथ वाथ निकाल के बाहर खींच ले, वरना पैदा होता है तो फिर वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। राइट और रॉन्ग? हर घर की कहानी है ये। कर रहा है ना बच्चा? राइट। क्या मुझे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल थी? नहीं, मुझे 96 में पहली बार, 97 में पहली बार मोबाइल मिला, वो भी इतना लंबा था, 4.5 किलो का। क्या था यार, नोकिया नहीं, आएगा दिमाग में तो बताऊंगा आपको। हैं? मोटोरोला। हाँ राइट। 18 रुपए की आउटगोइंग कॉल, 18 रुपए की आउटगोइंग, इनकमिंग 9 रुपए की। मिस कॉल चली गई 4.5 रुपए की मिस कॉल, आपने मैसेज किया 9 रुपए का, मैसेज आपने रिसीव किया 4.5 रुपए का, रिसीव किया तो। भाई टेक्नोलॉजी ऐसी चलती है। क्या आज भी ऐसी ही है सिचुएशन? अरे ज़माना बदल गया। इतना बड़ा 4.5 किलो का, आप में से किसी की हिम्मत नहीं है 4.5 किलो का मोबाइल खरीदने की, है नहीं? आप कभी, ऊपर वाला आपको आशीर्वाद दे, आप लोग कभी बड़े अमीर बन जाओ और कोई वो मोटोरोला आपको मिल जाए और आप 10 करोड़ का ख़रीद लो, तो शौक़ में तो ख़रीद लोगे, लेकिन क्या रखने के लिए ख़रीदोगे? नहीं जी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन वो उस ज़माने की वो रिक्वायरमेंट थी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार वो मोबाइल मिला 97 में। कब? जब मैं लेक्चरर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तब। क्या ये मोबाइल जब कोई मास्टर्स में आ जाता है तब मिलता है, या गोद में ही मिलना शुरू हो जाता है उसे? आज के बच्चे को गोद में मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर अच्छा, किसका तजुर्बा, किसका अनुभव ज़्यादा होगा मोबाइल फ़ोन का, उस बच्चे का या मेरा? तो बच्चा स्मार्टर है मुझसे। हाँ, अब उस स्मार्टनेस को वो बदतमीज़ी में इस्तेमाल करता है या अच्छाई में इस्तेमाल करता है, दैट इज़ द मैटर ऑफ डिफरेंस। हाँ, वो एक अलग बहस। अब वो एक अलग बिल्कुल बहस है कि अच्छाई में इस्तेमाल करना चाहते हो तो बताओ, या बुराई में इस्तेमाल करना चाहते हो तो बताओ। प्यास लगी है तो शराब पीना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, या पानी पीना चाहते हो, ये बताओ। ये तो आपका फैसला होगा। राइट? स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। राइट? किसी भी चीज़ की बॉडी का स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि आप अपना दिमाग लगाना शुरू करो ज़रा। अभी अब देखो, एनाटॉमी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना, ठीक है नहीं? और आगे का मतलब तो हम समझ ही रहे हैं। राइट। एनाटॉमी जब वर्ड आया तो उसका मतलब हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी।
आप समझ रहे हो डिफरेंस? देखो, एनाटॉमी वर्ड बना है ग्रीक वर्ड से जिसका ये मतलब होता है, और अब जो वर्ड का मतलब है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और कटिंग अप, ऊपर नीचे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, या है संबंध? कोई संबंध नहीं है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ ना आपको? है नहीं? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दो लाइनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो उसको आप लोग पकड़ने की कोशिश करो। अभी तक हमने बीए, बीएससी, बीकॉम जो कुछ भी किया है उसमें इस तरीके की प्रैक्टिस हमको नहीं कराई गई है। हमने सिर्फ सिलेबस का आधा पार्ट, क्योंकि आधा तो पहले एग्ज़ाम में आ चुका, तो आधा हमने ऐसे छोड़ दिया। आधे में भी टीचर से हमने पूछ लिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसमें से उसने 70% क्वेश्चन बता दिए, उतने हमने रट लिए, यहाँ अटका लिया शिव जी की तरह, जैसे उन्होंने विश्व को अटका लिया था, और उसके बाद वो पेपर में उगल लिया, खत्म, बाहर में जा नॉलेज। ऐसे ही हुआ ना, ज़्यादातर के साथ ऐसे ही हुआ, राइट? लेकिन अब आप लोग एनाटॉमी की क्लास में मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, है नहीं, और सीखते रहिएगा। सीखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, आपको यहाँ डिसेक्शन हो रहा है, यहाँ कटिंग की बात हो रही है नहीं, और असल में जो मतलब आज जो इस्तेमाल हो रहा है वो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हो रहा है। कहीं कटिंग की बात नहीं आ रही यहाँ पे। और ये वर्ड एनाटॉमी अब किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बॉटनी में भी इस्तेमाल होता है, प्लांट्स के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी प्लांट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। अच्छा, फिर जूलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के ऊपर हैं, सिविल में भी, सब जगह इस्तेमाल होगा। तो एनाटॉमी वर्ड जो है, एनाटॉमी वर्ड का मतलब ह्यूमन एनाटॉमी नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एनी बॉडी, स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ द मेज, एनाटॉमी ऑफ द जग, कुछ भी। अच्छा, अब आपको ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करना है भाई। वी आर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वी नीड इंटरेक्शन विद द ह्यूमंस, राइट? तो अब आपको एनाटॉमी ह्यूमंस के संदर्भ में पढ़ना है, राइट और रॉन्ग? तो जब एनाटॉमी ह्यूमंस के संदर्भ में पढ़ना है तो इसको क्या बोला जाएगा? ह्यूमन एनाटॉमी। हाँ, जब आप ह्यूमन एनाटॉमी बोल दोगे तो इसका मतलब होगा स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एनिमल एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, ऐसी फिजियोलॉजी। यहां बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है बिल्कुल? राइट, दैट्स इट। फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड से बनी है, फाइसिस। फाइसिस मीन्स नेचर या ओरिजिन, एंड लॉजिया मीन्स स्टडी ऑफ। ठीक है नहीं? फिजियोलॉजी एंशिएंट ग्रीक वर्ड फाइसिस से बनी, जिसका मतलब है आज की अंग्रेजी में नेचर एंड ओरिजिन, एंड लॉजिया मीन्स स्टडी ऑफ। फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब आप देखो, यहाँ कुछ और बात हो रही है, यहाँ कुछ और बात हो रही है। वर्ड्स के अपने इतिहास होते हैं, राइट? एक वर्ड कहीं शुरू होता है, फिर वो समय में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। किसी समय में बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा चलता है, फिर डाउन हो जाता है। मतलब उसके मतलब में भी, मायनों में, उसके मीनिंग्स में भी बहुत चेंज आ जाता है, उसके इस्तेमाल में भी बहुत चेंज आ जाता है। और फिर वो जब हम पैदा इस दुनिया में होते हैं और बड़े होते हैं, समझते हैं, तो हम फिर उसको वो रिसीव करते हैं जो चल रहा होता है। ऐसे ही है ना? तो अब देखो, शुरू तो ऐसे हुआ है, नेचर से, ओरिजिन से, और जब हमें रिसीव हुआ है तो किस मायनों में हुआ है? फंक्शन के तौर पे हुआ। तो चेंज हो गया ना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा होगा, तो बड़ी लंबी यात्रा करी है, 2-4 हज़ार साल की यात्रा करता हुआ आया है, तो यहाँ तक आते आते जो है वो फंक्शन बन गया। तो आज की डेट में जब हम और आप पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ द बॉडी। बात क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो बताएं। नहीं? गुड। फिजिकल एक्टिविटी, देखिए फिजिकल एजुकेशन
फिज़िकल एजुकेशन के बारे में एक बहुत बड़ी गलत धारणा हमारे आपके जहनों में सबके बैठी हुई है और समाज में भी बैठी हुई है। क्या? कि फिज़िकल एजुकेशन इज़ रिलेटेड विद द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नहीं, फिज़िकल एजुकेशन इज़ रिलेटेड विद योर फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। ये आम गलत धारणा है, आम स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन उनको भी, कि वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स ही समझते हैं फिजिकल एजुकेशन। नो, नॉट एट ऑल। फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है फिजिकल एजुकेशन। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना आपको? राइट। फिजिकल एक्टिविटी अगर इतना बड़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी है। भाई अभी और तो बहुत सारी है ना, वॉकिंग भी है, जंपिंग भी है, थ्रोइंग भी है, टम्बलिंग भी है, फ्रंट रोलिंग भी है, बैक रोलिंग भी है, समरसॉल्ट्स भी हैं, अभी तो बहुत सारे हैं। उन्हीं में एक एक्टिविटी गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी है। तो फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है फिजिकल एजुकेशन को, ना कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। केवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स से मतलब नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी से भी मतलब है। ठीक है नहीं? राइट। फिजिकल एक्टिविटी कहते किसको हैं? ओके, कोई भी काम करते हैं जी। ओके, राइट। आप में से कोई? ओके, फाइन। आप? राइट। फिजिकल एक्टिविटी जनरल टर्म में फिजिकल एक्टिविटी का मतलब वो जो आप लोगों ने बताया सब, है नहीं? जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे मैंने अभी ऐसे किया, दिस इज़ ऑल्सो ए फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज़ नॉट ए मेंटल एक्टिविटी। अभी मैंने ऐसे करके आँख फाड़ी, तो दिस इज़ ऑल्सो ए फिजिकल एक्टिविटी। अभी मैंने ऐसे करके देखना शुरू किया आपको, दिस इज़ ऑल्सो ए फिजिकल एक्टिविटी। अभी मैंने हाथों को ऐसे किया, तो दिस इज़ ऑल्सो ए फिजिकल एक्टिविटी। डेली लिविंग क्या दारोमदार आपका बेसिस आपका फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन जब हम फिजिकल एजुकेशन फील्ड में फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, तो इसका मतलब इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से होता है, ऐसी, याद रखिएगा हमेशा इस बात को, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से होता है जो आपकी 220 माइनस योर एज, लिख लीजिए इसको। नहीं है कॉपी? इसमें नोट्स बनाओ, मोबाइल के नोट्स निकालो, कॉपी पे नोट्स बनाओ, कहीं भी लिखो 220 माइनस योर एज। राइट। आप अपनी एज लिखो, 220 माइनस योर एज लिखो। फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल के हो, तो 220 माइनस योर एज, 220 माइनस 20 इज इक्वल टू 200। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 52 ईयर्स है, तो 220 माइनस 52 ईयर्स, जितनी भी आ जाए, 170 आ जाए, 165 आ जाए, जितनी भी, राइट। इतनी हार्ट बीट आपकी मेंटेन रहनी चाहिए 25 मिनट से 40 मिनट्स तक। $220 माइनस योर एज, 220 माइनस योर एज, ये आपकी टारगेट हार्ट रेट है। टारगेट हार्ट रेट आप इसको लिख लो, टारगेट हार्ट रेट है।
टारगेट हार्ट रेट। मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, जब लिखने को कहूँ तो आप किसी भी भाषा में लिख लेना। जैसे व्हाट्सअप की लैंग्वेज लिखते हैं ना हम, वो कैसे होती है, आगे AAGEY, आगे चलो CHALO, ऐसी ही होती है ना, ऐसी वाली लिख लेना, क्योंकि इसमें तेज़ परफेक्ट हो गए हम, बाद में लिख लेना सही करके, राइट। 220 माइनस योर एज इज द टारगेट हार्ट रेट विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड, लिखते रहो लगातार, विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड for 25 to 40 minutes. Which has to be maintained 25 to 40 minutes. 25 से 40 मिनट इस हार्ट रेट को मेंटेन करके रखो। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, बिना बीमारी के हो, और आप फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक लेवल पे करते हो, ठीक है, और अगर आपने अभी शुरुआत करी है तो अभी इतना नहीं करना, धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाना है। वो आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप सीखोगे कैसे हमको बिल्डअप करना है। बीच बीच में फिजियोलॉजी का भी पार्ट है, तो उसमें हम लोग बताते चलेंगे, सीखते चलेंगे कैसे हमको डेवलप करना है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट रेट को इस फॉर्मूले तक ले आए, इस फॉर्मूले के अनुसार ले आए, और फिर उस टारगेटेड हार्ट रेट को हम अगले 25 से 40 मिनट मेंटेन रख पाएं। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो, अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो और इतने ड्यूरेशन 25 से 40 मिनट के लिए करते हो, तो उसको आप फिजिकल एक्टिविटी बोलते हो। बात क्लियर है? यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। एक तो फिजिकल एजुकेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल, बल्कि वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो 220 माइनस योर एज, टारगेटेड हार्ट रेट कहते हैं इसको, ले आए और अगले 25 से 40 मिनट मेंटेन करके रखे। अब वो चाहे जॉगिंग हो, चाहे फास्ट रनिंग हो, चाहे आपकी वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपकी फार्टलेग ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपका मिक्स्ड हो इन सारी चीज़ों का, चाहे वो आपका वॉकाथन हो, कुछ भी हो, इससे बहस नहीं है। बहस है 220 माइनस योर एज। इतने से इतने टाइम मिनिमम कम से कम मेंटेन करके रखो, इतना तो यार जी। ऐसा होता है बेटे, किसी चीज़ की हम जब शुरुआत करते हैं, है नी, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजम्पशन बनाते हैं, है नी। अच्छा, उस एजम्पशन को मतलब पे हम फिर रिसर्चेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उस एजम्पशन पे जब हम रिसर्चेज कर लेते हैं और हमको वो मतलब जनरल पॉपुलेशन के ऊपर वो फिट बैठती हुई नज़र आती है, तो फिर हम उसको एज ए ट्रुथ मान लेते हैं, एज ए ट्रुथ हम उसको मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं कोई बिल्डिंग ना हो, सिर्फ खेती खेत हो, अब आपसे उसमें कहा जाए कि एक सीधी लाइन डालो, कैसे डालोगे? कुछ नहीं है, इधर नज़र दौड़ाई तो खेत, इधर नज़र दौड़ाई तो खेत, इधर नज़र दौड़ाई तो खेत, आगे दौड़ाई तो खेत, और सीधी लाइन डालनी। डाल के दिखाओ। नहीं डाल सकते? डाल सकते। कैसे हैं? अरे कुछ है ही नहीं, वहां तो खेती है, जमीन है, खाली कुछ नहीं है। एक मिनट, एक एक कर। कैसे मेंटेन करोगे? कैसे पता चलेगा ये आप सीधे ही चल रहे हो? चलते रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, आइडिया ले लेंगे, एजम्पशन कर लेंगे, राइट।
ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आ जाएगी ना, आप कैसी भी लाइन डाल दो वो सीधी है, इतना बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है नहीं? कोई भी लाइन डाल दो, क्योंकि उसके रिलेशन में कोई दूसरी लाइन ही नहीं है, तो जो भी लाइन डाल दो वो सीधी है। यार आपको कैसे पता टेढ़ी है? वहाँ कुछ एजम्पशन, यानी कि आपने उसको सीधा लाइन मान लिया। अब आपने उसको सीधा लाइन माना तो अब आप दूसरी बिल्डिंग्स खड़ी करोगे। आप समझ रहे हैं बात को, क्या मैं कह रहा हूँ? तो जो पहली चीज़ होती है उसको आपको एज्यूम करना होता है, फिर उस पर आपको काम करना होता है, फिर आप उसको समझ जाते हो, अच्छा ये ऐसे, ओके फाइन। जब आपके चारों तरफ बिल्डिंग बन जाएंगी, ट्रैक बन जाएगा, आपका शॉर्ट पुट एरेना बन जाएगा, आपका लॉन्ग जंप और ये हाई जंप बन जाएगा, तब आपको समझ में आएगा भाई यार ये जो लाइन डाली थी यार ये तो टेढ़ी थी लेकिन जिस वक्त डाली थी वो सीधी थी। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से कि हमारी दो ही आंखें क्यों हैं? सवाल तो अनगिनत है यार। एक आंख ऊपर वाला पीछे भी दे देता तो पीछे से ट्रक आ रहा होता है, वो बच जाते हम उससे। ये नाक यहीं क्यों है? इस साइड में हो जाती है तो क्या परेशानी थी? फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा होता ना आराम से, तब भी सांय 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 ऐसे ही चलता। ये मुंह एक ही क्यों है बोलने के लिए? दो मुंह होते या दो जुबानें होती तो एक तरफ मैं आई लव यू कह रहा होता, एक तरफ आई हेट यू कह रहा होता। अभी एक ही जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है मतलब सवाल अनगिनत हैं, लेकिन इन सारे सवालों को एक एक करके एज्यूम करके उन पे काम होता है। काम होने के बाद समझ में आता है कि यार ये दो ही आंखें ठीक थी भाई। वरना सवाल तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा एक 8 साल का बच्चा है, उसने पूछा कि अब्बू, हमारे आंख में, पिताजी को अब्बू भी कहते हैं, है ना, तो अब्बू ये आंखें जो हैं वो एक आंख अगर हमारे हाथ में होती, यहाँ पे होती, तो हम पीछे का भी देख लेते सब। हमने कहा हाँ, वो इंटरेस्टिंग सवाल है तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ पे आँख होती तो क्या हाल बनता इस आँख का? और साबुन चला जाता, और क्या होता? अरे बचती नहीं, साबुन तो बाद में जाता, अम्मई से फूट जाती पहले ही, ऐसे ही होता ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको पहले एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने के बाद उसको काम करते हैं, और फिर हमें समझ में आता है कि हाँ वो काम सही है या वो काम सही नहीं है। तो ये 220 कहाँ से आया? ये वहीं से आया जहाँ से वो खेत की लाइन आई, जहाँ से लाइन आई वहीं से ये 220 भी आया, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं जो इस फॉर्मूले से टारगेटेड हार्ट रेट मिले उसको हम 25 से 40 मिनट मेंटेन करके रखें। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, अब वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी हो सकती है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर हो रही है तो उसको हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहते हैं। ऐसे ही तो है भाई। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी फिजिकल एक्टिविटी का ओवरऑल का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन गलत अवधारणा बन गई है कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना। फिजिकल एजुकेशन का मतलब ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब 220 माइनस योर टारगेटेड हार्ट रेट टू बी मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट 25 to 40 मिनट्स। यहां तक बात क्लियर है? राइट। ओके, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं? अभी हम लोगों का 11 बजे से बैठे हुए हैं हम लोग, 1:20 हो गया। आप लोग जा सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट हमारे पास हैं अगर चाहें तो, और नहीं जाना चाहें तो जा भी सकते। या आप में से कुछ लोग जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं, कुछ पूछना चाहते हैं सवाल तो वो पूछ लें। मैं 1:30 बजे तक अवेलेबल हूँ आपके साथ।